परिचय चैप्टर का नाम है, अंग्रेजी में कह लीजिए इंट्रोडक्शन। जो एग्जाम में सीधे सीधे सवाल करता है उन सवालों पर आपको टारगेट करना होगा। हमारे समाज के अंदर में लोग दो तरह की एक्टिविटीज करते हैं। प्रोडक्ट को बाय एंड सेल करते हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कॉमर्शियल रिलेशनशिप की बातें होती है मार्केट के अंदर। मजदूर कहीं पर फैक्ट्रियों में काम करते हैं, वहां पर काम के बदले वो सेवा देने के बदले पैसा मांग रहे हैं, अपनी मजदूरी ले रहे हैं, तो भी क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। दुकानदार के पास गए, दुकानदार ने हमको सामान दिया, हमने उनको पैसे दे दिए, हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटी। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है सभी बच्चों का उदय बैच में। इस बैच के अंदर आपको पता है वन शॉट के माध्यम से हम लोग या फिर छोटे छोटे पार्ट के माध्यम से हम लोग पूरा टॉपिक जो इम्पोर्टेंट सीधा सीधा एग्जाम में आ सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं। तो आज के इस क्लास के लिए सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है और हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं यहाँ पर पहला चैप्टर के पहले भाग को। क्योंकि पहला चैप्टर हम लोग दो भाग में करने वाले हैं, दो पार्ट में करने वाले हैं। पहले भाग में क्या क्या कंप्लीट होगा आप बहुत ही अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद हम लोग चलेंगे जब दूसरे भाग में, तो वहां पर मैं आपको याद दिला दूंगा पहले टॉपिक के बारे में, पहले पार्ट के बारे में, और फिर आगे बढ़ेंगे। तो आज की इस सेशन के अंदर हम लोग क्या कंप्लीट करेंगे, तो सबसे पहले देखिए लेक्चर नंबर 1 आप देख रहे हैं। परिचय चैप्टर का नाम है, अंग्रेजी में कह लीजिए इंट्रोडक्शन। तो इस बूस्टर बैच में आपको हर एक बात जो एग्जाम में सीधे सीधे सवाल करता है उन सवालों पर आपको टारगेट करना होगा। हमारा उद्देश्य यही है कि यहां पर आप लिमिटेड टाइम के अंदर में मैक्सिमम चीजों को प्राप्त करें। आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो है वो ये डिसाइड होगा कि हम पूरे के पूरे क्लास में किन किन टॉपिक्स पर बात करेंगे। वो हम लोग सब कुछ नोट करते हैं आज के लक्ष्य के अंदर। तो हमारा पहला टॉपिक रहेगा व्हाट इज इकोनॉमिक्स, यानी कि अर्थशास्त्र क्या है ना। व्हाट इज इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स दरअसल है क्या। दूसरा टॉपिक हमारा ये रहेगा कि स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग समझना है। उसके बाद हम लोग इसकी डेफिनेशन पर आएंगे और फिर हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। अब ध्यान से समझिएगा कि यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं मीनिंग का, मीनिंग, फिर बात कर रहे हैं डेफिनेशन का, डेफिनेशन, और बात कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स का। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स की जगह पर आप फीचर्स लिख सकते हो, तो मैं फीचर्स लिखना पसंद करता हूं जनरली। फीचर्स किसके भैया, तो ऑफ स्टैटिस्टिक्स। बताइए जरा, यहां तक के टॉपिक्स हम लोग कवर कर लेंगे इस वाले पूरे क्लास में। एक एक करके सारे चीज देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, शुरुआत कुछ बेसिक से टर्मिनोलॉजी के साथ होगा। सर हम जानते हैं कि हमारी सोसाइटी के अंदर में, हमारे समाज के अंदर में लोग दो तरह की एक्टिविटीज करते हैं। ये एक एक्टिविटीज वैसा होता है जो पैसे से रिलेटेड होता है, और दूसरी एक्टिविटी पैसे से रिलेटेड तो हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, लेकिन मेन पर्पस की अगर हम बात करें, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मेन पर्पस होता है जीविका उपार्जन के लिए काम करना, लाइवलीहुड के लिए काम करना, रोजगार के लिए काम करना, इनकम के लिए काम करना, या फिर प्रॉफिट के लिए काम करना। समझ गए होगे। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि वो क्रिया जो हमने पैसे के लिए किया वो हमारा है इकोनॉमिक एक्टिविटी। वो क्रिया जो हमने जीविकापार्जन के लिए किया, लाइवलीहुड के लिए किया, जीवन यापन के लिए किया, वैसी क्रियाएं हमारी होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी या फिर आर्थिक क्रियाएं। जैसे कि प्रोडक्ट को बाय एंड सेल करते हैं, तो यहां पर हम देख सकते हैं कॉमर्शियल रिलेशनशिप की बातें होती है मार्केट के अंदर। और यही कॉमर्शियल रिलेशनशिप यहां पर अगर हो रहा है, तो एक बायर है जो कि पैसा दे रहे हैं और दूसरा सेलर है जो कि प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो इस तरीके से दोनों के बीच में जो रिलेशन बना है वो है कॉमर्शियल रिलेशनशिप, और दोनों के दोनों लोग यहां पर कर रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी के परफॉर्म, आर्थिक क्रिया को कर रहे हैं दोनों लोग। चाहे तो हम किसी को पैसा पेमेंट किए या फिर उनसे हमने सेवाएं प्राप्त किए, तो हमने क्या किया, इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति अपना सामान बेचा और उसने पैसे प्राप्त किए, तो वो व्यक्ति क्या किया, इकोनॉमिक एक्टिविटी किया, आर्थिक क्रिया किया है।
दूसरा, एक क्रियाएं ऐसी होती है जिसमें कि हम पैसे की बात कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मेन ऑब्जेक्टिव या फिर मेन उद्देश्य की बात करेंगे तो हम ये काम पैसे कमाने के लिए बिल्कुल नहीं करते। हम ऐसी क्रियाएं जीविका उपार्जन के लिए बिल्कुल नहीं करते, रोजगार पाने के लिए बिल्कुल नहीं करते। तो हम करते क्यों हैं? ना हमारा एम्प्लॉयमेंट मकसद है, ना हम प्रॉफिट अर्निंग करना चाहते हैं, ना हम लाइवलीहुड के लिए कर रहे हैं, तो फिर कर क्यों रहे हैं ऐसी क्रियाएं? हम मान लो गरीबों की मदद कर दिए, लिखा ना हेल्प टू द पुअर, गरीबों की मदद करना अच्छी बात है। किसी को ब्लड डोनेट किया, ये भी अच्छी बात है। इससे भी हमारा जो सोसाइटी है वो डेवलप करता है। तो हम कह सकते हैं कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, बल्कि यह है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जहां पर हम मनी की बातें तो कर सकते हैं लेकिन प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं, एम्प्लॉयमेंट पाने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करने के लिए पैसा लग सकता है। जैसे गरीबों को हेल्प करने में पैसा आपने दे दिया मान लो, या फिर कुछ साधन दे दिए जिससे कि बेचारे का जीवन थोड़ा सा आसान हो जाए जीना, तो वैसे में आप उनके जीवन यापन में मदद कर रहे हो। दोबारा से ये आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि गरीब व्यक्ति भी ला करके हमको कुछ सामान देगा या फिर आपको कुछ प्रोडक्ट देगा या फिर आपको रोजगार देगा। क्या ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं? नहीं। हम वन साइडेड यानी कि एक तरफा बात करते हैं यहां पर कि हमने गरीब को मदद कर दिया, बस। हम उनसे वापस कुछ नहीं चाहते। अगर कुछ चाहते भी हैं तो वह दुआ चाहते हैं कि बाबा दुआ करना, ठीक है, दुआओं में याद रखना। तो ऐसी बातें अगर जो है यहां पर हो रही है जहां पर हम या तो पैसे उनको मदद कर रहे हैं, या फिर हम उनको कोई साधन दे दे रहे हैं, या फिर ऐसा कुछ कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारा इनकम या फिर वेल्थ क्रिएट नहीं हो रहा, तो हम उसको बोलेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कई सारे एग्जांपल हैं, आगे बढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा और अच्छे से। देखिएगा, हमारे पूरे सोसाइटी में इस तरह के काम हो रहे हैं जनरली, जैसे कि खरीदना बेचना चल ही रहा है, देश में किसान परिवार है ज्यादातर, तो भारत एक कृषि प्रधान देश है या फिर एग्रीकल्चरल डोमिनेटेड कंट्री है। तो हम कह सकते हैं कि भारत के जो किसान लोग हैं वो जीवन यापन के लिए खेती बाड़ी करते हैं, ठीक है। बड़े किसान तो यहां तक हैं कि भैया उनके जो फसल ज्यादा मात्रा में होता है ना, तो उस एक्स्ट्रा सरप्लस को, उस एक्स्ट्रा अमाउंट को बाजार में ले जाकर के सेल कर देते हैं, बेच देते हैं, तो वहां से भी उनको आमदनी आता है, जिससे कि उनका घर परिवार बहुत बढ़िया तरीके से चलता है। तो आप समझ पा रहे हो कि ये भी आर्थिक क्रिया है, ये भी आर्थिक क्रिया है। डॉक्टर जो है अपनी सर्विसेज देते हैं, सेवाएं देते हैं और लोगों से पैसा चार्ज करते हैं अपनी सेवा के बदले, वो भी क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ये से ही मजदूर कहीं पर फैक्ट्रियों में काम करते हैं, वहां पर काम के बदले वो सेवा देने के बदले पैसा मांग रहे हैं, अपनी मजदूरी ले रहे हैं, तो भी क्या कर रहे हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। टीचर बच्चों को पढ़ा करके, स्कूल में बच्चों को पढ़ा करके, होम ट्यूशन या स्कूल कहीं पढ़ा करके बच्चों से फीस लेते हैं अपनी सेवाओं के बदले, ये भी क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन अगर कोई टीचर अपने ही बच्चे को पढ़ा रहे हैं घर पर, उनका ही खुद का बेटा है, वो घर पर अपने बच्चे को पढ़ा रहे, तो वहां पर क्या पैसे लेंगे? नहीं। तो वहां पर क्या हो जाएगा? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। काम तो पढ़ाना ही है, लेकिन घर पर पढ़ा रहे ना अपने ही बच्चों को, तो घर के सदस्यों को सेवाएं हम देते हैं, तो कोई पैसा लेते हैं क्या? नहीं ना। तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन वही सेवाएं अगर हम स्कूल के बच्चों को जाकर के दे रहे हैं, या होम ट्यूशन अपना चला रहे हैं, कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, वहां पर अगर आप बच्चों को सेवाएं देते हैं और पैसे चार्ज करते हैं, तो अपनी सेवा के बदले चूंकि आपने पैसे लिए, तो वो आर्थिक क्रिया है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अगर मान लीजिए यहां हम सीए की बात करें, चूंकि कॉमर्स के बच्चों का बहुत ही फेवरेट फील्ड माना जाता है, बहुत ही पॉपुलर कोर्स भी है ये, तो ऐसे जगहों पर कोई व्यक्ति काम करता है तो प्रोफेशनली वर्क करता है वो, मतलब यहां पर इनसे काम करवाने के बदले ये पैसा लेंगे, चार्ज लेंगे आपसे, कुछ ना कुछ सैलरी लेंगे। तो जो सीए की सैलरी होती है वो किन के बेसिस पर? उनके वर्क के बेसिस पर ही। अब हम कह सकते हैं कि यहां पर ये अपनी सेवाएं देकर के आपसे पैसे चार्ज करेंगे,
तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया कि यहां पर भी ये इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। सो आई होप कि ये सब कुछ क्लियर हो चुका कि इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी माना जाएगा जहां से हम इनकम जनरेट कर सकते हैं। वही लिखा है कि वे सभी क्रियाएं जो आय सृजित करती है उसे हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज सभी तरह की एक्टिविटीज को शामिल करता है विच जनरेट मनी इनकम, सीधी बात ध्यान रखिएगा, या फिर लाइवलीहुड या फिर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ऑल दोज एक्टिविटीज, सभी तरह की क्रियाएं विच जनरेट मनी इनकम, या फिर कह सकते हैं प्रॉफिट, या फिर एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन का काम। तो वो एक्टिविटीज जहां से हम इनकम जनरेट कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, वही एक्टिविटी हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज के नाम से जाना जाता है। इसका एक और डेफिनेशन हमने तैयार किया है कि मनुष्य की वे सभी क्रियाएं जो धन के उत्पादन, विनिमय, वितरण, उपयोग तथा जीविकापार्जन से संबंधित होती है उसे हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। मतलब ऑल दोज एक्टिविटीज ऑफ मैन, मानव की वो सभी क्रियाएं विच आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन, जो संबंधित है उत्पादन से, जो रिलेटेड है एक्सचेंज से, जो रिलेटेड है डिस्ट्रीब्यूशन से, जो रिलेटेड है यूज ऑफ वेल्थ या फिर यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से। यूज रिसोर्सेस का करके हम क्या चाहते हैं जीवन में, या तो हम कंज्यूमर हैं तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, हम प्रोड्यूसर हैं तो मैक्सिमम प्रॉफिट, या फिर हम अगर इन्वेस्टर हैं तो मैक्सिमम प्रॉफिट। तो इस प्रकार की एक्टिविटीज हम कह सकते हैं कि लाइवलीहुड के लिए किया जा सकता है। यही है हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब कहेंगे सर ये प्रोडक्शन क्या है? ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। हम कोई प्रोडक्ट तैयार करते हैं तो उस प्रोसेस को हम कैसे किए, एक फाइनली जो हमारा प्रोडक्ट बनकर के तैयार हो रहा है, मान लो ये सामान हमारे पास बनकर के तैयार है, तो ये बना कैसे? इसमें प्लास्टिक इस्तेमाल हुआ, रबर इस्तेमाल हुआ, इसको बनाने के लिए मशीन चाहिए, लेबर चाहिए। तो हम जिस प्रोसेस को पूरा पूरा फॉलो कर रहे होते हैं कोई भी एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, वही प्रोसेस का नाम होता है प्रोडक्शन करना। एक्सचेंज कहने का मतलब होता है लेन देन, या फिर आप विनिमय बोल सकते हैं इसको। एक्सचेंज करना, विनिमय करना, खरीद बिक्री करना। और फिर बात आता है डिस्ट्रीब्यूशन का, तो डिस्ट्रीब्यूशन दो तरीके से होता है, ऑन द बेसिस ऑफ मनी इनकम या फिर परचेजिंग पावर, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड। दैट मीन्स हम यहां पर कह सकते हैं कि वितरण की बातें अगर आ रही है तो हम यहां पर माइक्रो लेवल पर भी बात कर सकते हैं, जहां पर हम गुड्स एंड सर्विसेज की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, वस्तु या सेवा के वितरण की बात करते हैं। दुकानदार के पास गए, दुकानदार ने हमको सामान दिया, हमने उनको पैसे दे दिए, हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटी। यही यहां पर कहलाता है डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन जो हमें दुकानदार से सामान मिलता है वो किस बेसिस पर मिलता है, किस बेसिस पर हमको वो सामान डिस्ट्रीब्यूट किया गया? ऑन द बेसिस ऑफ परचेजिंग पावर। ऑन द बेसिस ऑफ परचेजिंग पावर, यानी कि क्रय शक्ति या क्रय क्षमता के आधार पर ही हमको कोई सामान प्राप्त होता है आज के समय में, ज्यादातर ये। लेकिन एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है मैक्रो लेवल पर, बड़े स्तर पर, जहां हम लोग ये बात करते हैं कि हर व्यक्ति अपनी सर्विसेज के बदले में कितने कितने पैसे प्राप्त कर रहा है। जैसे एक लेबर जब अपनी सर्विसेज देता है तो वो चाहेगा वेजेस, यानी कि मजदूरी। जब कोई व्यक्ति अपने लैंड या फिर जमीन को उधार देता है, अपनी भूमि को उधार देता है, या किसी व्यक्ति को दिया है, तो उससे लगान वसूलेगा, यानी कि रेंट। तो हर व्यक्ति कुछ ना कुछ पैसे प्राप्त करता है, वो फैक्टर पेमेंट कहलाता है एक तरीके से। तो ये भी एक डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका है जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय का वितरण। तो यहां पर एक छोटे छोटे जो टर्म लिखे गए उसको बारे में क्लियर होना चाहिए। अब कहते हैं कि रिसोर्सेज का हमें यूज भी करना है, ये भी क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। रिसोर्सेज कोई भी हो सकता है। अब जो भी रिसोर्स आप यूज करेंगे, चाहे तो नेचुरल रिसोर्सेस हो, मैन मेड रिसोर्सेस हो जिसको आप फिजिकल कैपिटल कहते हैं, या फिर ह्यूमन रिसोर्सेस हो, कोई भी रिसोर्सेस आप इस्तेमाल किए, वो सभी रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके आप अपनी जरूरतों को पूरा करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं?
अर्निंग लाइवलीहुड, अपनी जीविका उपार्जन के लिए वो चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये भी क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। उम्मीद है सब कुछ समझ आ गया। अब ये देखिएगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाता है दूसरे तरीके से अनार्थिक क्रिया या फिर गैर आर्थिक क्रिया। हम इसे अंग्रेजी में बोलेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब इकोनॉमिक नहीं है। इकोनॉमिक नहीं है मतलब यहां पर पैसे कमाना मकसद नहीं है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना मकसद नहीं है, इनकम जनरेट करना मकसद नहीं है, प्रॉफिट क्रिएट करना हमारा मकसद नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि वे सभी क्रियाएं जो आय, रोजगार अथवा लाभ प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आत्मसंतुष्टि के लिए किया जाता है, उसे हम लोग गैर आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। गरीबों की मदद करना, फैमिली में एक दूसरे को हेल्प करना, मदद करना, सपोर्ट करना, ये सब कुछ होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यहां पर आइए एग्जांपल देखते हैं एक नए तरीके से। पहले डिफिनेशन देख लेते हैं कि ऑल दोज एक्टिविटीज, यानी कि वे सभी क्रियाएं विच आर नॉट डन, जो नहीं किया जाता, किसके लिए, बोला फॉर अर्निंग इनकम, कि आमदनी कमाने के लिए जो नहीं किया जाता, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए काम नहीं किया जाता, या फिर जो प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं किया जाता। तो सर फिर किया कैसे जाता है किया क्यों जाता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों किया जाता है, फिर कह रहे हैं कि बट ये काम किया जाता है फॉर सेल्फ सेटिस्फैक्शन, आत्मसंतुष्टि नाम का कोई चीज होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप गाना सुनते हैं, वो क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। समझ पा रहे हो, गाना सुन करके कोई पैसा कमा रहा है नहीं, गाना सुन करके हम दिल की तसल्ली करते हैं, हमें संतुष्टि मिल जाता है। हम जरूरतमंद इंसान को मदद करते हैं, हमें अच्छा लगता है। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज हम परफॉर्म करते हैं लाइफ में, ये ही हमारा होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि गैर आर्थिक क्रियाएं। तो उम्मीद है ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये दोनों के बीच में आपसे डिफरेंस अगर पूछा जाए, तो मोटे मोटे तौर पर हम जो डिफरेंस यहां पर हाईलाइट करेंगे, वो आपको ध्यान रखना होगा कि ये सभी तरह की एक्टिविटीज जो रिलेटेड हैं प्रोडक्शन से, एक्सचेंज से, डिस्ट्रीब्यूशन से, ये तीन महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हैं। इसके साथ ही अगर हम रीयूज करते हैं वेल्थ को, रिसोर्सेस को, किसके लिए, फॉर अर्निंग लाइवलीहुड, तब भी वो क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब कि हम कह सकते हैं उत्पादन, धन का उत्पादन करना, विनिमय करना, वितरण करना और धन का उपयोग करके जीविका उपार्जन हासिल करना, यह सब हमारा जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर काउंट किया जाएगा। फिर से नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होगा, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में बता दीजिए कि हम ये काम सिर्फ और सिर्फ करते हैं आत्मसंतुष्टि के लिए, यानी कि सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए, मन की भलाई के लिए। क्योंकि दुनिया की भलाई तो होती रहेगी, मन की भलाई, मन की शांति, मन का सुकून मिलना बहुत जरूरी है। और ये हमें सुकून तब प्राप्त होता है जब कोई हम ऐसा काम करें जहां रिसोर्स तो यूज हो रहा है, लेकिन फिर रिसोर्स नहीं क्रिएट करना हमें। समझ गए होगे, जो जो एग्जांपल आपको पहले दे चुके हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर में। इसी बेसिस पर आप यहां पर अगला देखेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी का मेन एक मकसद रहता है, वो है इनकम जनरेट करना। ये एनसीईआरटी के लाइन है भैया, कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर मेनली कैरिड आउट टू जनरेट वेल्थ और इनकम, और कह सकते हैं लाइवलीहुड। कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी किया जाता है वो जनरली पैसा कमाने के लिए किया जाता है, इनकम जनरेट करने के लिए किया जाता है भैया। और ये पैसे जो है वो हमें फिर अलग अलग क्रियाओं में इस्तेमाल करते हैं, चाहे तो कहीं होम ट्यूशन लगवाना हो, या फिर कुछ कपड़े लत्ते खरीदने हो, घर परिवार के लिए राशन पानी खरीदना हो, सब इसी पैसे से आता है। इसलिए लोग पैसे कमाते हैं। लेकिन ये काम भी इंपॉर्टेंट है कि हम किसी की मदद करें। तो गैर आर्थिक क्रियाएं व्यक्तिगत आत्मसंतुष्टि प्रदान करता है, आपको इंडिविजुअली बहुत बहुत ज्यादा मदद करता है, मन के सुकून के लिए जरूरी होता है कि हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी भी परफॉर्म करें। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आर परफॉर्म फॉर किसके लिए भैया, फॉर पर्सनल सेटिस्फेक्शन या फिर सेल्फ सेटिस्फेक्शन। जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना।
आइए एक पॉइंट और देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई टीचर हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, तो एक टीचर ने क्या किया, टीचिंग किया इन अ स्कूल। एक विद्यालय में एक टीचर ने बच्चों को पढ़ाया, तो विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, समूह में पढ़ा रहे हैं, सभी बच्चों को स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो वहां से उनको सैलरी मिलेगा, उनकी सेवाओं का पैसा मिलेगा। ठीक है। ऐसे ही कोई व्यापारी है, सामान बेचता है या फिर सेवाएं देता है, वो भी क्या है, आर्थिक क्रिया है। कोई नौकरी कर रहा है, वो भी क्या है, आर्थिक क्रिया है। तो इस तरह की जो बातें हैं वो आपको ध्यान रखना होगा कि हम चाहे तो बिजनेस करें या फिर चाहे तो हम यहां पर कोई जॉब करें, ये सब कुछ हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर काउंट होगा। लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आप कह लीजिए, जैसे मां हमारी देखभाल करती है बचपन में, ठीक है, तो क्या मम्मी पैसे चार्ज करती है? नहीं ना, वो मन की तसल्ली के लिए करती हैं, अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए। मेरा प्यारा बेटा है ना, मेरी प्यारी बच्ची है ना, तो मम्मी का जो प्यार है भाई साहब, उसे खरीद नहीं सकते आप। अनमोल है, अनमोल। ठीक है, प्राइसलेस। हम लोग जिसको कहते हैं ना प्राइसलेस, उसकी प्राइस बहुत ज्यादा होती है, इसलिए प्राइसलेस बोलते हैं उसको कि उसका कीमत होता ही नहीं है, कोई मेजरमेंट ही नहीं कर सकता। सब थर्मामीटर टूट जाता है, मम्मी के प्यार को अगर मापा जाए, एक भी थर्मामीटर काम नहीं करेगा, सारा टूट जाएगा। ठीक है, कोई मेजरमेंट का तरीका नहीं है। तो मां अपने बच्चे का देखभाल करती है, तो हम कह सकते हैं कि अ मदर टेकिंग केयर ऑफ हर चिल्ड्रेन, अपने बच्चों का ध्यान रखती है, ख्याल रखती है, तो हम इसको कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अपने किसी सगे संबंधी या दोस्त को आपने मदद कर दिया जरूरत पड़ने पर, फिर वो आपको मदद कर देगा जरूरत पड़ने पर, ऐसी क्रियाएं अगर होती है तो वो भी है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आप पूजा पाठ में ज्यादा विश्वास रखते हैं, धार्मिक कार्य करते हैं, है ना, तो ये भी क्या होता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब रिलीजियस एक्टिविटीज भी आपके क्या होते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होते हैं। दोस्तों को मदद पहुंचाना भी क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। हेल्पिंग टू द पुअर, हेल्प टू द पुअर, ये भी क्या है, गरीबों को मदद करना भी क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो आई होप कि ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब एक टर्म आता है स्कैरसिटी। स्कैरसिटी मींस व्हाट? आप पिक्चर से समझ सकते हो कि हम चाहते तो बहुत कुछ हैं कि यार काश हमारे पास बहुत सारा पैसा होता, हम ये खरीदते, हम वो खरीदते, हमारे पास सब कुछ जो है पूरा हो जाता, मजे करते लाइफ में, कभी दुख तकलीफ नहीं आता। तो सुन लीजिए, इकोनॉमिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट कहता है कि जिस मानव का इस धरती पर जन्म हुआ है, उस मानव के सामने हमेशा 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 एक प्रॉब्लम जरूर रहेगा, और उसका नाम है स्कैरसिटी। ये प्रॉब्लम सभी के पास है, चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो, हर व्यक्ति के पास स्कैरसिटी है। हां, रूप अलग अलग है सबके पास। जैसे गरीबों के पास प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है, पर्स तलाश करो, कुछ ही पैसे मिलते हैं उसमें, जितनी जरूरत है उतनी से कम मिलता है। वो पता चलता है यार हमें तो 5,000 रुपए की जरूरत थी, और देखो मात्र कुछ छुट्टे पैसे यहां पर देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे हालात में, ऐसे सिचुएशन में ही आप हैं, तो इसका नाम है प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी, यानी कि दुर्लभता की समस्या। इस स्थिति को देखते हुए आपको एक बात तो समझ में आ रहा होगा, सर इसको कहते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। बिल्कुल सही, इसी को इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोलते हैं आगे चल करके, लेकिन यही इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रोसेस में आगे बताएंगे। ऐसा अगर सिचुएशन तुम्हारे पास हो कि तुम किसी चीज को चाहते बहुत ज्यादा हो, है ना, डिमांड बहुत ज्यादा है, डिमांड आपने जो है वो ज्यादा करा है, लेकिन उसकी पूर्ति यानी कि सप्लाई कम हो गया, तो आप कह सकते हो कि सर हम जितना सोच रहे थे कि हमारे पास ये उपलब्ध हो, उतना उपलब्ध नहीं हो पाया। तो मार्केट के अंदर में अगर तुम्हारी किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी सर्विसेज का डिमांड ज्यादा हो और उसकी सप्लाई कम रहे, दिस सिचुएशन इज नोन एज प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी। दैट मीन्स
डिमांड फॉर गुड्स और सर्विसेज, डिमांड फॉर रिसोर्सेस इज ग्रेटर देन सप्लाई। तो जब कभी भी ऐसा हो किसी भी प्रोडक्ट के साथ, मान लीजिए ऐसा हमें पेन चाहिए पांच चाहिए हमें, पांच होगा तो हमारी जरूरत पूरी हो जाएगी, लेकिन मार्केट में हम तलाश करके थक गए, ऐसा पेन मुझे और कहीं नहीं मिल पाया, जबकि हम फ्री में नहीं ले रहे थे, पैसा भी दे रहे थे उसको, लेकिन फिर भी हमें सामान उपलब्ध नहीं हो पाया। दिस प्रॉब्लम इज नोन एज प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी। ठीक है, समझ आ गया? तो हम कह सकते हैं कि स्कैर्सिटी ये है, हिंदी में बोलते हैं दुर्लभता, आप इसको एक और टर्म से बोल सकते हो अभाव, कमी, लैक ऑफ रिसोर्सेस बोल सकते हो। तो ऐसी स्थिति या फिर वह स्थिति जिसमें किसी वस्तु या संसाधन की मांग उसकी पूर्ति से अधिक हो, जितनी सप्लाई है उसके कंपैरिजन में उसका डिमांड काफी ज्यादा है। हमें चाहिए 5,000 रुपये और हमारे पास अवेलेबल हो पा रहा है मात्र 25 रुपये, 20 रुपये, 27 रुपये, कुछ गिने चुने छुट्टे हैं पैसे। हम डिमांड कहां कर रहे हैं 5,000 रुपये का और हमारे पास मात्र 25 रुपये अवेलेबल। भाई बात समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो ये सिचुएशन बहुत ही बदतर स्थिति होती है एक तरह के, कि हमें चाहिए, हमें जरूरत है 5,000 रुपये का और हमें मात्र मिल पा रहा है 25 रुपया, 20 रुपया। क्या सर 4,000 रुपये होगा तब भी ये स्कैर्सिटी है? बिल्कुल है। 4,000 भी यहां पर क्या है, कम सप्लाई हुआ ना, 4,000 मात्र उपलब्ध हो पाया। आप चाह कितना रहे थे? 5,000 रुपये। क्या सर अगर यहां पर 4,500 रुपये हमारे पास उपलब्ध हो जाए तब भी स्कैर्सिटी है? बिल्कुल, क्योंकि आपकी जरूरत कितनी थी? 5,000 और आपको मिल कितना पा रहा है? मात्र 4,500। तो जब कभी भी ये सिचुएशन आप देखते हैं कि आपकी आवश्यकता ज्यादा है, आप 5,000 रुपये की सोच रहे हैं कि आपको मिल जाए, लेकिन आपको मिल पाया मात्र 3,000 रुपये, 2,000 रुपये, ऐसा कुछ। तो 5,000 आपकी जरूरत थी, आवश्यकता थी, मांग थी, लेकिन उपलब्ध कितना हो पा रहा है? मात्र 3,000 रुपये। तो दोनों के बीच का जो गैप है 2,000 रुपये आ रहा है, वही उतना ही के बराबर तुम्हारे पास पैसे की कमी है, पैसे की दुर्लभता है, रिसोर्स की स्कैर्सिटी आ गई। सो हम कह सकते हैं द सिचुएशन इन विच, एक ऐसी स्थिति जिसमें द डिमांड फॉर अ कमोडिटी और रिसोर्स एक्सीड्स, मतलब बहुत ज्यादा हो रहा है डिमांड, रिसोर्स का डिमांड बहुत ज्यादा हो रहा है और उसकी सप्लाई देखें तो कम है। तो ऐसे में यह प्रॉब्लम कहलाता है स्कैर्सिटी यानी कि दुर्लभता। अब हम लोग बात करते हैं इसकी नेक्स्ट प्रोसेस का। जब किसी भी इंसान के साथ प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी हो जाती है तो वह व्यक्ति सोचने पर मजबूर हो जाता है और इसी को कहते हैं कि उसके पास प्रॉब्लम आ जाती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। क्या आ जाती है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। और जिस व्यक्ति के पास प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आ जाए, यानी कि चुनाव की समस्या आ जाए, तो चुनाव की समस्या क्या है? एक एग्जांपल लीजिए, आपने कितना सोचा था कि हमारे पास काश यार 5,000 रुपया हो जाए, हम सारी जरूरतें अपनी पूरी कर लेंगे। एक्चुअल में हुआ क्या? आपको सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये अवेलेबल हो पाया। कितनी की कमी रह गई सर? 2,000 रुपये की कमी रह गई। यही है स्कैर्सिटी। अब 2,000 रुपया तुम्हें कम मिला, जितना तुम डिमांड कर रहे थे तुम्हें सप्लाई नहीं हो पाया, 2,000 रुपये कम मिला, तो 2,000 रुपये कहां से कैसे मैनेज करोगे? अब सोचना पड़ रहा है या नहीं? सोचना तो पड़ेगा यार, कौन सा सामान खरीदें, कौन सा ना खरीदें। चूंकि हमारे पास अगर 5,000 रुपये रहता तो हम सारा जरूरत पूरा कर लेते, लेकिन हमें कहीं ना कहीं अब सोचने पर मजबूर हो जाना पड़ता है कि यार अब तुम ही उपाय बताओ, हम कैसे पूरा कर सकते हैं, हमारे पास तो पैसा कम पड़ गया। तो इसी को बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। और जहां प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्रिएट हो जाएगा वहीं पर प्रॉब्लम जो आती है, या फिर इसी प्रॉब्लम को आप कह सकते हैं क्या है? तो इसी प्रॉब्लम का नाम है प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, सॉरी प्रॉब्लम
आर्थिक क्रिया है ये, क्या है, आर्थिक समस्या है ये, क्या बोल रहे हैं, आर्थिक समस्या है, यानी कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो सीधी सीधी बात आप ऐसे बोल दीजिए, सीधी बात बोलिए, सीधी बात बोलिए कि जहां कहीं भी दुर्लभता की समस्या उत्पन्न होगा, दुर्लभता की समस्या उत्पन्न होगा, ठीक है, वहीं पर उसके बाद का सिचुएशन बनता है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, और जहां बना प्रॉब्लम ऑफ चॉइस वहीं हो गया वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो ये सिचुएशन को दर्शा रहा है कि जब हम किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड, किसी भी रिसोर्स का डिमांड, है ना, ज्यादा करते हैं और उसकी पूर्ति कम उपलब्ध रहती है, दिस सिचुएशन इज नॉन एज अ स्कैरसिटी। और जहां स्कैरसिटी आएगा उस इंसान को सोचने पर मजबूर हो जाना पड़ता है, यही है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कि कौन सा चीज खरीदें और कौन सा नहीं खरीदें। अगर सारा कुछ खरीदना ही है तो हमको क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, कि चलो यार घटिया किस्म का ही, थोड़ा लो क्वालिटी का ही प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, सारा खरीदना जरूरी है। लेकिन जब हमारी जरूरतें कम वस्तुओं से भी या कम चीजों से भी पूरा हो सकता है तो कहेंगे यार इस चीज को छोड़ देता, नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि पैसा उतना है नहीं। तो हमें कहीं ना कहीं उसकी क्वांटिटी के साथ या फिर क्वालिटी के साथ समझौता जरूर करना पड़ जाएगा, क्योंकि पैसे कम पड़ गए हैं। तो या तो क्वालिटी घटिया किस्म का ले लो तभी सारा जरूरत पूरा हो पाएगा, या फिर कुछ कुछ मात्रा कम करना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम जो है कहलाती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कि कौन सी वस्तु खरीदेंगे और कितनी मात्रा में खरीदें, क्योंकि पैसा तो कम पड़ गया। तो यही प्रॉब्लम कहलाती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम असल में है क्या, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है असल में चुनाव से। तो कह सकते हैं कि आर्थिक समस्या से तात्पर्य हमारा है चुनाव करने की समस्या से। जहां भी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्रिएट हो गया वही इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। तो इसको बोलेंगे कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम रेफर्स टू द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइस। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइस, कि हमें चॉइस करना पड़ता है, हमें चुनाव करना पड़ता है, कौन सा चीज खरीदें, कितनी मात्रा में खरीदें, कैसी गुणवत्ता वाली वस्तु खरीदें, कैसी क्वालिटी वाले प्रोडक्ट को खरीदें, और कितनी क्वांटिटी में, कितनी मात्रा में खरीदें। सब कुछ डिसाइड हमें करना पड़ेगा, क्योंकि पैसा कम पड़ गया। लेकिन इसके पीछे के रीजन क्या है, क्यों इसे हमें, हमारे पास ऐसा इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमेशा आ जाता है। चाहे कोई गरीब इंसान हो, अमीर हो, कोई भी हो, सबके पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो दिखता ही है। लेकिन एक्चुअल में जो गरीबों की समस्या है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, उसकी बातें इकोनॉमिक प्रॉब्लम के अंदर ज्यादातर हम लोग बात करते हैं। अमीरों की इकोनॉमिक प्रॉब्लम की बात नहीं करते हम लोग जनरली, हालांकि वो भी चर्चा हो जाता है कंसेप्ट के अंदर में, लेकिन मेनली जो हमारा फोकस रहता है वो रहता है गरीबों की मेकिंग ऑफ चॉइस के ऊपर। अमीरों के पास भी चुनाव की समस्या आती है। एक इन्वेस्टर के तौर पर मान लीजिए अंबानी अडानी बहुत, है ना, बड़े परिवार है भाई। अब ये इन्वेस्टमेंट जहां करना चाहते हैं ना, वहां पर प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आता है कि यार इसमें लगाना सही रहेगा या इसमें लगाना सही रहेगा। देख रहे हो, रिसोर्सेज तो हैं उनके पास, लेकिन वो भी लिमिट पड़ जा रहा है, लिमिटेड हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि हर इंसान चाहता है ज्यादा से ज्यादा पैसा। पैसा तो है उनके पास, लेकिन अब कहां इन्वेस्टमेंट करें, कितना इन्वेस्टमेंट करें, ये उनको सोचना पड़ता है। तो क्या ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस नहीं उनकी है ना? तो अमीरों के पास भी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, गरीबों के पास भी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है। मतलब इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो सबकी है, लेकिन क्या हम असल में अमीरों की प्रॉब्लम की बातें कर रहे हैं? नहीं, हम प्रॉब्लम की बातें कर रहे हैं गरीबों की। आइए देखिए, तुम कह सकते हैं कि द फॉलोइंग आर द रीजन फॉर द इमरजेंस। इमरजेंस का मतलब होता है उत्पन्न होना, क्रिएट होना, आप ऐसा बोल दो। तो ये कैसे उत्पन्न हुआ, इकोनॉमिक प्रॉब्लम आया कैसे, क्या क्या कारण है इसके पीछे? तो पॉइंट नंबर 1 कि मानव चाहता बहुत कुछ है, उनकी आवश्यकताएं बहुत ज्यादा होती है, अनलिमिटेड होती है। तो हम कह सकते हैं कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। ह्यूमन की वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है। बट हमारे पास रिसोर्सेज भी तो होना चाहिए। तो कह रहे हैं कि द रिसोर्सेज टू फुलफिल ऑल द डिजायर्स एंड नीड्स ऑफ मैन आर लिमिटेड, कि जो भी रिसोर्सेज हैं आपके पास,
अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो रिसोर्स आपके पास बहुत ज्यादा नहीं है, बल्कि वो लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है। तो आपकी एक तो असीमित यहां पर था आवश्यकता, असीमित इच्छाएं थी, असीमित जरूरतें थी, लेकिन रिसोर्स लिमिट हो गया। तो पहला रीजन जरूरतें असीमित है, दूसरा रीजन रिसोर्सेस लिमिटेड हैं, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन कि जो भी रिसोर्सेस है ना आपके पास, उन रिसोर्सेस का ऑल्टरनेटिव यूजेज भी हो सकते हैं, वैकल्पिक प्रयोग भी हो सकते हैं। यानी कि देयर कैन बी अल्टरनेटिव यूजेज फॉर दोज लिमिटेड रिसोर्सेस, यानी कि जो भी रिसोर्स आपके पास अवेलेबल है उसका अल्टरनेट यूज भी हो सकता है, वैकल्पिक प्रयोग भी हो सकता है। सर इसका मतलब क्या है, एक एग्जांपल से समझाते हैं आपको। हमारे पास यहां पर है पानी, ये रहा हमारे पास पानी। अब इस पानी का इस्तेमाल पीने के लिए भी करते हैं हम लोग, और पानी अगर ज्यादा बच गया हमारे पास, ठीक है, हम पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाते, कई बार 2 दिन तक 3 दिन तक रखा जा रहता है, फिर कहते हैं यार इसको पिएंगे नहीं, एक काम करते हैं पौधों में डाल देते हैं, पेड़ों में डाल देते हैं, या फिर जब हम कपड़े वगैरह धोने के लिए जा रहे हैं, चलो यार कपड़े धो लेते हैं इससे, या फिर बर्तन वगैरह धो सकते हैं। मतलब अगर हमारे पास ये रिसोर्स है, ये पानी है, एक जगह हमने इस्तेमाल नहीं किया, पीने के लिए इस्तेमाल अगर नहीं किया, तो हम दूसरी जगह पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे हर एक रिसोर्स के साथ होता ही होता है। जैसे भूमि, भूमि का अल्टरनेटिव यूजेज क्या है कि जमीन पर हम चाहें तो बिल्डिंग भी बना सकते हैं, और जमीन पर अगर वहां बिल्डिंग हमने नहीं बनाया तो हम खेती बाड़ी भी कर सकते हैं। तो ये हुआ ना अल्टरनेटिव यूजेज, कि उसी जमीन का अलग अलग बहुत सारी यूजेज हैं। समझ पाए? फिलहाल तो हमें इस पानी की आवश्यकता है। चलिए अब आगे बढ़ा जाए, थोड़े से आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके अंदर हम लोग बात करते हैं जब, तो प्रॉब्लम तो समझ में आ जाएगा, रीजन भी समझ में आ गया, लेकिन अब मेन बात आती है सर ये इकोनॉमिक्स है क्या, मेनली किन चीजों पर फोकस करता है। तो इकोनॉमिक्स फोकस करता है, सबसे पहले ये जानिए कि दुनिया के अंदर में बहुत सारे नॉलेज हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के, उनमें से एक हमारा ये सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। तो हम डिफाइन ऐसे जनरली करते हैं कि ये जो इकोनॉमिक्स है ये फोकस करता है ह्यूमन के इकोनॉमिक बिहेवियर पर, मतलब मानव के आर्थिक व्यवहार का ये अध्ययन करता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, मानव के आर्थिक व्यवहार पर ये अध्ययन करता है। इकोनॉमिक्स का काम ही यही है कि इस पूरे जीवन में मानव किस प्रकार से इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है। कुछ लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं, कुछ लोग फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, कुछ लोग ऑफिस में बैठे बैठे वर्क कर रहे हैं, लेकिन हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कर रहा है भैया। तो सबकी एक्टिविटीज अलग अलग हो गई, सबके बिहेवियर अलग अलग हो गए। हम एक कंज्यूमर के तौर पर कौन सा प्रोडक्ट कौन सी सर्विस डिमांड करेंगे, तो हमारा बिहेवियर अलग है, और कब हम डिमांड ज्यादा करेंगे कब डिमांड कम करेंगे, तो हमारा ये बिहेवियर हो गया कंज्यूमर के रूप में। अगर कोई एक प्रोड्यूसर है तो प्रोड्यूसर ये डिसाइड करता है ना कि हम कौन सा सामान, कौन सी कमोडिटी, कौन सा गुड्स कितना बनाएं, हाउ टू प्रोड्यूस। तो ये हो गया प्रोड्यूसर्स के इकोनॉमिक बिहेवियर। कभी वो ज्यादा प्रोडक्ट उत्पादन करेगा, कभी कम, वो डिपेंड करेगा कि वो सोच क्या रहा है, कैसा सोच रहा है, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या लग रही है फ्यूचर के लिए। समझ पाए? तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि ज्ञान की वह शाखा जिसमें मानव के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है उसे ही हम लोग इकोनॉमिक्स कहते हैं। अब इकोनॉमिक्स के अंदर में ह्यूमन के इकोनॉमिक बिहेवियर का स्टडी किया जाता है कि एक ह्यूमन कहां कैसे रिसोर्स का इस्तेमाल कर रहा है, या फिर कहां पर कैसे रिसोर्सेस का इस्तेमाल करना चाहता है। इसकी स्टडी इकोनॉमिक्स के अंदर की जाती है। ओवरऑल यही बातें होती है पूरी इकोनॉमिक्स में। मतलब द ब्रांच ऑफ नॉलेज, ज्ञान की वह शाखा विच स्टडीज, जो अध्ययन करता है द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स।
मतलब इकोनॉमिक्स क्या स्टडी करता है? ह्यूमन के इकोनॉमिक बिहेवियर को स्टडी करता है। आप अपना पैसा कैसे खर्च करते हैं, आप अपने रिसोर्स का मैनेजमेंट कैसे करते हैं, उसी की स्टडी इकोनॉमिक्स के अंदर की जाती है। तो इकोनॉमिक्स को आपने अभी तक यानी कि क्लास 10th तक आपने देखा होगा, 10th तक की बातें हम कर रहे हैं। तो क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा इसे सोशल साइंस के अंदर। इकोनॉमिक्स को कहां पढ़ा होगा? सोशल साइंस के अंदर, क्योंकि ये अभी कुछ देर पहले देखे आपने कि जब हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की बातें कर रहे थे तो उसका भी स्टडी इकोनॉमिक्स में हो रहा है ना। सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी की तो बातें नहीं हो रही है, साथ साथ में नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी से भी आपको परिचय करवा रहा है ये कि गरीबों को मदद कीजिए, है ना, आपका भी भला होगा। जिनको जरूरत है जिस चीज की, अगर आप सहयोग उनके लिए बन सकते हैं तो कीजिए। तो ऐसे ही आपको यहां पर कह रहा है कि अर्थशास्त्र सोशल साइंस का यानी कि सामाजिक विज्ञान की ये वह शाखा है जिसके अंदर हम लोग वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, वितरण, विनिमय, उपभोग, इन सब का अध्ययन करते हैं। और मेनली ये वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, उपभोग, वितरण क्या है? तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। फिर से आ गए उसी लाइन पर जो इकोनॉमिक बिहेवियर की बातें किया था हमने। तो आप ये बोलिए कि इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ सोशल साइंस, ब्रांच ऑफ क्या? सोशल साइंस, अंडर विच द प्रोडक्शन किसका? गुड्स एंड सर्विसेज का। प्रोडक्शन दो ही चीजों का होता है, या तो गुड्स का यानी कि सामान का, या फिर सर्विसेज यानी कि सेवाओं का। कंजम्पशन भी दो ही चीजों का होता है, या तो गुड्स का या फिर सर्विसेज का। डिस्ट्रीब्यूशन दो ही चीजों का होता है, या तो गुड्स का या फिर सर्विसेज का। तो दैट मीन्स कि हम समझ चुके हैं कि इकोनॉमिक्स है ब्रांच ऑफ सोशल साइंस, अंडर विच, जिसके अंतर्गत द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर स्टडीड। क्या ओवरऑल ये पार्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा कि आपने जो चीज अभी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर पढ़ा था वही सेम बातें लेकर के हमने ये डेफिनेशंस को क्रिएट किया है ना। बहुत ही प्यारा सा डेफिनेशन है ये आपके लिए, आप इसे भी जरूर नोट कर लेना। फिर बात आती है कि सर क्या लोगों ने क्या बोला इसको, दुनिया के बड़े बड़े विद्वान जो है वो इसको किस प्रकार से डिफाइन किए। तो इकोनॉमिक्स जो होते हैं, जो बड़े महान अर्थशास्त्री होते हैं ना, वो बड़े छोटे छोटे परिभाषा देते हैं और छोटे परिभाषा में बहुत ज्यादा कुछ कह जाते हैं। ठीक है, जो कम बोलता है ना वो अंदर से पूरा भरा हुआ होता है। आपने सुना होगा अज्जल गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुप पी जाए। तो ऐसे जो महान विद्वान होते हैं ना, बहुत कम शब्दों में बात करते हैं लेकिन सटीक बात करते हैं। ठीक है, ऐसे मैं आपसे कह रहा हूं कि यहां पर इकोनॉमिक्स के अंदर में जो डेफिनेशंस दिए गए हैं उन इकोनॉमिक्स के डेफिनेशंस को आप जरूर ध्यान रखिए, एग्जाम में सीधा सीधा सवाल आएगा। पूछा जाता है वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशन किन्होंने दिया है, यानी कि धन संबंधी परिभाषा, संपत्ति संबंधी परिभाषा, वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशंस किन्होंने दिया है। तो इनका नाम है एडम स्मिथ, जिनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं। फिर आया दूसरा कंसेप्ट, कल्याण संबंधी विचारधारा या फिर कल्याण संबंधी परिभाषा, यानी कि वेलफेयर रिलेटेड डेफिनेशन। वेलफेयर मतलब होता है भलाई करना, कल्याण। ठीक है, और यह दिया है अल्फ्रेड मार्शल ने। फिर आया तीसरा, दुर्लभता संबंधी परिभाषा यानी कि स्कैरसिटी रिलेटेड डेफिनेशन, और यह दिया रॉबिन्स ने। फिर बात आती है विकास संबंधी परिभाषा, जो कि यहां पर डेवलप किया है ना, किन्होंने भैया? एक बहुत ही बड़े सांख्यिकीविद हैं और कह सकते हो बहुत ही अच्छे इकोनॉमिक्स भी हैं और बहुत अच्छे ह्यूमन बींग्स भी, इंसान भी बहुत अच्छे। इनको 1970 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। इनका पूरा नाम है पॉल एंटोनोमी सैमुअल्सन, जिनको आप P.A. सैमुअल्सन कहते हैं। तो यही है पॉल एंटोनोमी सैमुअल्सन, जिनको 1970 में यानी कि 1970 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो आइए अब हम लोग समझ लेते हैं आगे का पार्ट, कैसे कैसे डिफाइन किया इन लोगों ने। एडम स्मिथ जो है वो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहे जाते हैं, यानी कि अर्थशास्त्र का पितामह या फिर अर्थशास्त्र का जनक कहे जाते हैं।
या आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं। तो अर्थशास्त्र का जनक या फिर आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक एक ही बात, ध्यान रखना, एडम स्मिथ है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो जाना आपको। तो अर्थशास्त्र में धन संबंधी विचार या फिर वेल्थ रिलेटेड बातें इकोनॉमिक्स के अंदर में प्रेजेंट करने का श्रेय जाता है एडम स्मिथ साहब को, जिन्होंने एक बहुत अच्छी किताब लिखी थी। पूरा किताब का नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। और ये वेल्थ ऑफ नेशंस किताब जो है वो 1976 में नहीं बल्कि 1776 में पब्लिश किया गया है। बहुत सारे बच्चे 1976 बोलते रहते हैं। 1976 नहीं है बल्कि 1776 की बातें हो रही है, 1776 ईस्वी की बातें हो रही है। इस बात को ध्यान रखिएगा। कई बार मैंने देखे हैं 1976 मार देते हो ऐसे टिक जब ऑप्शन में लगा देते हैं कहीं। मैं करवाऊंगा आगे, एमसीक्यूज करवा दूंगा। तो इसको पूरा पूरा बोलिए ऐसे कि वेल्थ रिलेटेड बातें जो है वो किन्होंने दिया है इकोनॉमिक्स के अंदर, वेल्थ पैसा से रिलेटेड बातें, पैसे से रिलेटेड डेफिनेशन किन्होंने दिया है तो एडम स्मिथ ने दिया है। इन्हीं को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं। इन्होंने किताब लिखा, किताब का नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। तो यहां से मैं हाईलाइट करना चाहूंगा वेल्थ ऑफ नेशंस। इस किताब के बारे में एग्जाम में जरूर सवाल आता है, आप इसे जरूर लिखेंगे और साथ साथ में आप बता भी देना कि यही वो किताब है जो 1776 में पब्लिश हुआ था, 1776 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और इन्होंने बोला क्या है, इन्होंने कहा है कि देखिए भाई साहब, अर्थशास्त्र जो है ना वो धन का विज्ञान है। धन मतलब पैसा, तो अर्थशास्त्र जो है पैसे का विज्ञान है। इकोनॉमिक्स जो है वो मनी के बारे में बात करता है, वेल्थ के बारे में बात करता है। ये इन्होंने डिफिनेशन दिया है। कई जगहों पर लिखा रहेगा, धन के जगह पर संपत्ति भी लिखा हुआ रह सकता है, लिखा रह सकता है कि इकोनॉमिक्स जो है वो यानी कि अर्थशास्त्र संपत्ति का विज्ञान है। तो ये मत कहना कि अलग परिभाषा है, सेम वही बातें हैं, क्योंकि धन के जगह पर संपत्ति शब्द का भी इस्तेमाल हिंदी में कर लेते हैं कई बार हम लोग। चूंकि इन्होंने डिफिनेशन अंग्रेजी में दिया था तो ऐसे लिखा था कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस। इकोनॉमिक्स क्या है? साइंस है। किसका? ऑफ वेल्थ। तो इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स जो है क्या है? साइंस है। किसका साइंस है? वेल्थ का साइंस है। पैसा कैसे काम करता है ना? आगे क्लास आप लोग 12th में पढ़ोगे मुद्रा का क्या क्या काम होता है। लेकिन ये बातें ध्यान रखना कि इन्होंने डेफिनेशन जो दिया है बड़ा प्यारा सा डेफिनेशन, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। दूसरा आया वेलफेयर रिलेटेड डेफिनेशन, जो कि कल्याण संबंधी परिभाषा के नाम से जाना गया। तो कल्याण संबंधी परिभाषा या फिर वेलफेयर रिलेटेड डेफिनेशन इकोनॉमिक्स के अंदर दिया है अल्फ्रेड मार्शल ने। नाम क्या है? अल्फ्रेड मार्शल। इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर इन इकोनॉमिक्स। कल्याण संबंधी बातें इन्होंने ही पेश करा दुनिया के अंदर। तो इकोनॉमिक्स में इन्होंने जो बात लिखी ना, वो किताब का नाम दिया इन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ये किताब है इनका, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। और ये किताब कब पब्लिश हुआ है? 1890 में, 1890 ईस्वी में। कहा? 1776 में एडम स्मिथ की किताब आई और ये 1890 में किताब आया। इतने दिनों बाद, इतने वर्षों बाद एक विचारधारा में परिवर्तन आया। पहले विचारधारा क्या दिया एडम स्मिथ ने कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। अब ये क्या कहते हैं कि देखिए भाई साहब, पैसे के बारे में तो बात करेगा इकोनॉमिक्स, लेकिन पैसे का मकसद क्या है ये जो है वो एडम स्मिथ साहब ने नहीं बताया, तो मैं बताता हूं। ये इन्होंने कहा था, मैंने नहीं। ठीक है, तो अल्फ्रेड मार्शल साहब कहते हैं कि देखिए अर्थशास्त्र का मेन मकसद है मानव का कल्याण करना। इसलिए इन्होंने बोला कि अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। इसका मतलब कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। इकोनॉमिक्स साइंस है। किसका साइंस है? तो ह्यूमन वेलफेयर का साइंस है कि मानव की भलाई कैसे होगा, इस बात की स्टडी हम लोग इकोनॉमिक्स के अंदर करते हैं। तो आई होप कि ये भी बात आपको क्लियर हो गया। अब इन्होंने एक और डिफिनेशन दिया है कि अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है।
यानी कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ मेटेरियल वेलफेयर, मेटेरियल के जगह पर हो सकता है फिजिकल लिख दे, ठीक है, फिजिकल वेलफेयर भी लिख सकता है, ध्यान रखिएगा। फिजिकल मतलब जो चीजें आपको खुली आंखों से दिखाई देता है उनका हम लोग इस्तेमाल करके हम अपनी भलाई करते हैं। हमें बदन ढकना है, हमने कपड़े पहन लिए, हमारा भला हो गया। हमें भूख लगा, हमने खाना खा लिया, भूख मिट गया। तो ऐसे जो है वो एक मानव अपनी भलाई करता है, अपना कल्याण करता है। तो सर मटेरियल वेलफेयर इसलिए कहा गया ना कि जो चीजें हमें खुली आंखों से दिखाई दे, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। हमारे पास खाने पीने के तरह तरह के सामान है, खुली आंखों से दिखाई देता है। हमारे पास बदन ढकने के लिए कपड़े होते हैं, ये भी खुली आंखों से दिखाई देता है। लिखने के लिए हमारे पास पेन और पेज होता है, तो ये भी हमारे क्या है, फिजिकल गुड्स हैं। तो इन्हीं प्रोडक्ट से, इन्हीं मटेरियल से जो मानव की जरूरतें पूरी हो रही होती है। हम अपने जरूरतों को कैसे पूरा करते हैं, इन्हीं वस्तुओं से करते हैं। लेकिन तुम कहोगे सर हम तो सर्विसेज भी लेते हैं, डॉक्टर की सर्विसेज, टीचर की सर्विसेज, वो कहां गया? तो इसलिए इनके इस डेफिनेशन को गलत माना जाता है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ भौतिक यानी कि मटेरियल और वेलफेयर की बात कर दिया। इसलिए ये परिभाषा बिल्कुल ठीक नहीं है, लोगों ने क्रिटिसाइज कर दिया बाद में, तो जाकर के ये परिभाषा इनका बहुत बेस्ट माना जाता है, पहला जो यहां पर है। समझ आ गया होगा। तीसरा जो डेफिनेशन इन्होंने दिया है एक और, ये लिखा है कि अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य कारोबार के संदर्भ में मनुष्य का अध्ययन है। अर्थशास्त्र क्या है? जीवन के सामान्य कारोबार के संदर्भ में मनुष्य का अध्ययन है। यानी कि इकोनॉमिक्स क्या करता है, मनुष्य की यानी कि मानव की इकोनॉमिक एक्टिविटीज को रीड करता है या फिर स्टडी करता है। दैट मीन्स इकोनॉमिक्स स्टडीज मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। ऑर्डिनरी बिजनेस का मतलब होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का स्टडी तो हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स जाकर के क्लास 12th में पढ़ते हैं फिर। लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है ये तो आपको अभी यहां पर क्लियर कर ही दिया मैंने। चलिए आगे देखें। रॉबिन्स जो हैं एक नए कंसेप्ट को लेकर के आते हैं और ये कहते हैं कि भैया आपने तो बोल दिया कि वेलफेयर होगा, आपने बोल दिया कि कल्याण होगा, मानव की भलाई होगी, लेकिन होगा कैसे ये तो बता दो, क्योंकि रिसोर्स तो उतने ज्यादा है नहीं कि मानव अपनी सारी जरूरतें पूरी कर ले। तो इकोनॉमिक्स में कितनों ही नॉलेज दे दिया जाए, मानव जो है वो लिमिटेड रिसोर्सेज से हर संभव ये चुनाव करने की कोशिश करेगा कि कैसे हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपनी जरूरतों को पूरा कर लें, क्योंकि रिसोर्स आर लिमिटेड। समझ गए? सो इन्होंने जो फोकस किया है स्कैर्सिटी पर यानी कि दुर्लभता पर। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है कंसेप्ट स्कैर्सिटी का इन इकोनॉमिक्स, तो आप बता देना कि अर्थशास्त्र में दुर्लभता की धारणा को प्रस्तुत किया है रॉबिन्स ने। रॉबिन्स ने इंट्रोड्यूस किया कंसेप्ट ऑफ स्कैर्सिटी इन इकोनॉमिक्स। अब हम लोग बात करते हैं इन्होंने किताब क्या लिखा, एन एसे ऑन द नेचर, एक लेख लिखा। जैसे आप लोग लिखते थे ना 5वीं क्लास 6ठी क्लास के अंदर में गाय पर रचना, कुत्ते पर रचना, ऐसे करके। तो इन्होंने रचना लिखा, एक लेख लिखा नेचर के ऊपर, प्रकृति के ऊपर, कि जो हमारे पास भूमि है, हमारे पास जो रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स, उनके बारे में खास करके इन्होंने फोकस किया है। तो इसीलिए इनका किताब का नाम है एन एसे ऑन द नेचर। इन्होंने प्रकृति के ऊपर में लेख लिखा कि हमारे पास जो भूमि है, जो वाटर रिसोर्सेस हैं, या जो एयर पोल्यूशन वगैरह बाद में क्रिएट हुआ, तो एयर हमारे पास जो है उसमें से जो ऑक्सीजन है, क्या ये हमारे पास बहुत ज्यादा है? इन चीजों पर इन्होंने स्टडी करा। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट इन्होंने देखा जमीन को, मतलब भूमि को, और कहा तो ये तो हमारे पास लिमिटेड ही है, और ऐसा तो है नहीं कि इसको हम और खींच करके बड़ा कर सकें। हमारे पास अगर पानी भी है तो वो भी लिमिटेड है, हमारे पास अगर जमीन के अंदर कुछ कोल वगैरह पाया जाता है, कोयला वगैरह है भी, तो वो भी लिमिटेड है। तो उन्होंने फोकस किया कि भैया देखो, आप भलाई करने की तो बात कर रहे हो मार्शल साहब, लेकिन ये गलत बात है। सबकी भलाई लिमिटेड रिसोर्सेज से कैसे पॉसिबल है ये तो बताओ। मानव कैसे अपनी सबसे जरूरतें ज्यादा ज्यादा पूरा कर पाएगा? तो उन्होंने समझाया कि इंसान को चॉइस करनी पड़ेगी, चुनाव करना पड़ेगा।
जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसका चयन पहले करके उसकी जरूरतें समाप्त करनी होगी, ठीक है। फिर दूसरी जो है वो चुनाव करना पड़ेगा इस तरीके से। तो इन्होंने ऐसे देखा, किताब का नाम लिखा हुआ पहले कि इन्होंने एन ऐसे ऑन द नेचर एंड बताया सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंसेस, और ये बुक इनका जो है वो 1932 में पब्लिश हुआ था। यहां पर देखिएगा इन्होंने डेफिनेशन क्या दिया है कि अर्थशास्त्र जो है चयन का विज्ञान है, मतलब इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ चॉइस, या फिर कह सकते हैं अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है, यानी कि इकोनॉमिक्स इज द लॉजिकल चॉइस। लॉजिकल मतलब हमें सोचना पड़ता है, अलग अलग तरीके से हम लोग सब कुछ सोचते हैं कि काश हमारे पास ये इतना पैसा होता तो हम ये जरूरतें पहले पूरा कर लेते। कुछ लोग कहते हैं यार इतने से काम चल जाएगा, चलो ठीक है मैं ये जरूरतें पूरी कर लूंगा। तो हर व्यक्ति का सोचने का सेंस अलग अलग बनता है, मतलब अलग अलग तरीके से हर व्यक्ति सोचता है। तो ये सिखाता है हमें इकोनॉमिक्स कि आपके पास अगर रिसोर्स लिमिटेड हैं तो आप अलग अलग अंदाज में सोच करके देखिए कौन सा आपका ज्यादा बढ़िया जो लग रहा है, कौन सा सोच आपकी अच्छी है, उस सोच के साथ आप जीवन में आगे बढ़िए। क्योंकि रिसोर्सेज तो हमेशा से लिमिटेड ही हैं आपके पास, उसी लिमिटेड जरूरतों से कोशिश करिए मैक्सिमम से मैक्सिमम जरूरतें आप पूरी कर लें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे हमारे पास एक डेफिनेशन लास्ट ये बचता है कि पॉल एंटोनमी सिम्युलेशन कहते हैं, डेवलपमेंट कंसेप्ट लेकर के आए, इसीलिए इनके डेफिनेशन को बोला जाता है कि ये कंसेप्ट दिया है द कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ, मतलब कि संवृद्धि या फिर विकास की बातें ये करते हैं। ये कहते हैं कि क्या केवल रिसोर्स हमें आज के लिए चुनाव करना पड़ेगा या फिर केवल एक व्यक्ति को चुनाव करना पड़ेगा। ये कहते हैं, सवाल उठाते हैं कि क्या लिमिटेड रिसोर्सेस है तो केवल एक व्यक्ति चुनाव करेगा, उसकी अपनी जरूरतें पूरी हो जाएगी और किसी को चुनाव नहीं करना पड़ेगा हमें, या फिर क्या केवल आज ही हमें चुनाव करना, फ्यूचर में चुनाव नहीं करना पड़ेगा। ऐसी बातें ये कहते हैं। तो पूरा इन्होंने डेफिनेशन बहुत लॉन्ग दिया है, इनके डेफिनेशन कभी एग्जाम में जनरली नहीं आते ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर में। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि इन्होंने बोला है कि अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि मुद्रा के प्रयोग और प्रयोग के बिना भी इंसान के पास चुनाव की समस्या आती है, कि जरूरी नहीं है कि हर इंसान के पास पैसे की ही चुनाव की समस्या हो, बल्कि जहां पैसा नहीं है, जहां रिसोर्स नहीं है, वहां पर भी इंसान को चॉइस करना पड़ता है। जैसे हमारे पास 24 आवर होते हैं, 24 घंटे हैं, हमें इसी में से डिसाइड करना पड़ता है कि हम कहां पर कितना जो है टाइम यूटिलाइज करें, कितना यूज करें। 24 घंटा का इस्तेमाल हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से करता है, तो लॉजिकल तो बनता है वहां पर भी, लेकिन ये क्या हमारा पैसा है? समय है ना, ये तो पैसा नहीं है। इसलिए कई बार बोला गया है टाइम इज मनी, यानी कि समय वो ऐसा ही है जैसा हमारे पास पैसा है। पैसा भी लिमिटेड, समय भी लिमिटेड, ये दोनों ही चीजें लिमिटेड है, और इन चीजों की जरूरतें हमें अनलिमिटेड है। क्या गजब की बात है। तो उन्होंने कहा कि देखिए भैया, इकोनॉमिक्स जो है सिर्फ पैसे की बात नहीं करता, पैसे की चुनाव की केवल बात नहीं करता, बल्कि जहां पैसे का प्रयोग नहीं है उसकी भी बात करता है कि वस्तु और सेवा हमें उत्पादन अगर करने हो तो उसके लिए कितने लिमिटेड रिसोर्सेस का हम कैसे यूज करें, वो एक व्यक्ति को भी चुनाव करना पड़ेगा, और समाज के उत्पादन साधनों के नियोजन के बारे में सोचना होगा। मतलब केवल एक व्यक्ति के सामने चुनाव की समस्या नहीं है, समाज के सामने भी चुनाव की समस्या आ जाती है, पूरे देश में भी चुनाव की समस्या आ जाती है। तो किस प्रकार से चुनाव करें हम कि कहां कितना गुड्स का, कहां कितना सामान हम कौन सा उत्पादन करें, और समाज के विभिन्न लोगों और वर्गों में उनके अभी और भविष्य में उपभोग के लिए किस प्रकार से वितरण करें, ये हर व्यक्ति को और हर समाज को सोचना पड़ेगा। तो चुनाव की समस्या सिर्फ व्यक्ति के पास नहीं आता, सिर्फ एक इंसान के पास नहीं आता, बल्कि वो सोसाइटी यानी कि समाज के पास भी चॉइस की समस्या आती है। तो कह रहे हैं कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल एंड सोसाइटी चूज विथ और विदाउट द यूज ऑफ मनी टू एम्प्लॉय प्रोडक्टिव रिसोर्स ओवर टाइम एंड टू डिस्ट्रीब्यूट देम among various people and groups of society for present and future consumption, कि ना सिर्फ आज के लिए बल्कि फ्यूचर कंजम्पशन के लिए भी हमें सोचना पड़ेगा,
फिर से ऐसा ही चुनाव की समस्या कल भी होगी, उसके अगले दिन भी होगी, अगले साल भी होगा और अगले 5 साल बाद भी होगा, अगले 10 साल बाद भी होगा। तो मनुष्य जब तक इस धरती पर रहेगा, मनुष्य के पास ऐसी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आती रहेगी। समझ गए होगे? और केवल चॉइस हमें आज के लिए नहीं करना है, भविष्य में भी करना पड़ेगा। केवल चॉइस एक व्यक्ति के सामने नहीं बल्कि एक सोसाइटी के सामने भी आता है। ये सारी बातें आप लोग जाकर के क्लास 12th में पढ़ोगे, वहां पर 2 टॉपिक आ जाएगा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है, यहां तक बिल्कुल सेम टू सेम रहता है क्लास 11th और 12th के बच्चों का। अब बात हमारा यहां से आ जाता है क्लास 11th पर मुख्य रूप से। अभी तक जो आप पढ़ रहे थे वो क्लास 12th में भी पढ़ाया जाता है और क्लास 11th में भी पढ़ाया जाता है, लेकिन अब जो आप पढ़ने जा रहे हैं ये स्टेट बोर्ड वाले बच्चे जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं क्लास 12th के अंदर। ठीक है ना? तो हम लोग अब जानते हैं कि स्टैटिस्टिक्स का असल में मीनिंग क्या है। तो भैया ये जो स्टैटिस्टिक्स आप शब्द जानते हो ना, ये स्टैटिस्टिक्स शब्द 2 रूपों में इस्तेमाल किया जाता है, 2 अर्थों में इसका प्रयोग किया जाता है, 2 सेंस बनते हैं भैया सांख्यिकी का मतलब। एक वचन में यानी कि सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स को कह सकते हैं स्टैटिस्टिकल साइंस, जिसके अंदर अलग अलग नियम, अलग अलग मेथड्स पढ़े जाते हैं, जो कि आगे हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर देखेंगे ही देखेंगे, जैसे कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, है ना? इस तरह के चैप्टर्स बने हुए हैं आपके, धीरे धीरे करके आएगा आगे। तो वही हम लोग पढ़ेंगे सांख्यिकीय विज्ञान के अंदर, यानी कि यहां पर सांख्यिकी एक शब्द में इस्तेमाल किया जा रहा है। जब हम लोग विभिन्न तरह के मेथड्स पढ़ते हैं तो वो सांख्यिकीय विज्ञान है। लेकिन जब हम लोग केवल बहुवचन में बात करते हैं, प्लूरल सेंस में बात करते हैं, तो प्लूरल सेंस में या फिर बहुवचन में इसका मतलब है संख्यात्मक आंकड़ा से, यानी कि स्टैटिस्टिकल डेटा से। तो स्टैटिस्टिकल डेटा सिंगुलर सेंस में इस्तेमाल किया जाता है या प्लूरल सेंस में, आपसे पूछा जाएगा तो बता देना प्लूरल सेंस में, यानी कि बहुवचन में सांख्यिकी का मतलब होता है स्टैटिस्टिकल डेटा, यानी कि सांख्यिकीय आंकड़ा। क्लियर है? यहां तक हमें जानना पड़ेगा कि सर सांख्यिकी की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। तो कह सकते हैं कि सांख्यिकी वह विज्ञान है जो बड़ी मात्रा में संख्यात्मक आंकड़े इकट्ठा करने और उसका विश्लेषण करते हुए उचित निष्कर्षों तक पहुंचने में मदद करता है। स्टैटिस्टिक्स संख्याओं पे बात करता है, सांख्यों पर, मतलब नंबर्स पर बात करता है। ठीक है, और उस नंबर के बेसिस पर ही अलग अलग कंपैरिजन करता है, अलग अलग विश्लेषण या फिर एनालिसिस करता है और फाइनल कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहां पर 3 वर्कर्स हैं, 3 लेबर हैं, इन सबकी आमदनी हम अलग अलग ले रहे हैं। मान लीजिए एक की आमदनी है यहां पर 2000 रुपये, दूसरे की आमदनी मान लीजिए यहां पर है फिर कुछ ऐसा ही 2500 रुपये मान लेते हैं, और तीसरे की आमदनी मान लीजिए इसी प्रकार से है यहां पर 2000 रुपये। आप क्या कहोगे, इसलिए इनकी सैलरी थोड़ी सी इनकम ज्यादा है, देखो मतलब मजदूरी ज्यादा है तो इनको देखो थोड़ी हैप्पीनेस ज्यादा मिल रही है खैर कोई बात नहीं। यहां पर समझते हैं कि सबकी ये जो वेजेस है या फिर मजदूरी है, इसको हम लोग विश्लेषण या फिर एनालिसिस कर सकते हैं या नहीं। डेटा के बेसिस पर देखिए कंपैरिजन क्या निकलेगा कि हम जान सकते हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, आमदनी का अंतर कितना ज्यादा है। तो इनकम इनइक्वालिटी पता चल जाएगा हमें, इन दोनों के बीच का अंतर कुछ है क्या, नहीं। तो हमें पता चल गया कि इन दोनों की आमदनी समान है, एक जैसा है। लेकिन इसकी और इसकी आमदनी एक जैसी नहीं है, दोनों की आमदनी में भिन्नता है। इनकी और इनकी दोनों की आमदनी में भिन्नता है। तो इस प्रकार से यहां पर डेटा के साथ हम चीजों को कंपैरिजन करते हैं, उसके बेसिस पर एनालिसिस करते हैं और फाइनली कुछ नया कंक्लूजन निकालते हैं, नया निष्कर्ष निकालते हैं। ठीक है, कोई एवरेज में इनकी आमदनी पूछे तो कैसे बताओगे? तो सबसे पहले यहां पर 2000 रुपये, 2500 रुपये और फिर 2000 रुपये, सबको क्या करना होता है, जोड़ना होता है। तो 2000, 2 4000, 2 6000, 6000 और यहां पर 500 एक्स्ट्रा है तो यहां पर बोल सकते हैं 6500 हो गया। जब इसको 3 से डिवाइड किया जाएगा तो फाइनली हमें पता चल जाएगा कि पर पर्सन का इनकम क्या है एवरेज में। ऐसे ही किया जाता है। तो ये सब जो हम लोग एनालिसिस करते हैं असल में उसका स्टडी यहां पर स्टैटिस्टिक्स के अंदर में किया जाता है। मतलब सांख्यिकी वो विज्ञान है जिसमें बड़ी मात्रा में संख्यात्मक आंकड़े इकट्ठा करके उसका विश्लेषण करते हुए उचित निष्कर्षों तक पहुंचने की
कोशिश करते हैं। इन चीजों की स्टडी इकोनॉमी यहां पर स्टैट्स में होता है। तो स्टैटिस्टिक्स क्या है? स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस, स्टैटिस्टिक्स भी क्या है? साइंस है। दैट हेल्प्स, जो मदद करता है इन कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूमेरिकल डेटा टू अराइव एट एप्रोप्रिएट कंक्लूजन। एप्रोप्रिएट का मतलब है बिल्कुल सही निष्कर्षों तक पहुंचने में हमें नंबर्स बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी प्रिपरेशन 50% हो गई है, तो 50% तैयारी और करना बाकी है, इससे पता चल जाए ना। तो नंबर देखो कितना ज्यादा महत्व रखता है। हम एक तो कहते हैं कि हाँ हमारी तैयारी हो गई है, कितना तैयारी? बहुत तैयारी। बहुत मतलब कितना? 10%, 20%, 30%, पता नहीं चल रहा है ना। सिर्फ कहते हैं अगर बहुत तैयारी हो गई है, लेकिन इसी को अगर नंबर के साथ बोल दो तो तुम्हें एग्जैक्टली पता चल जाता है कि हमने कितना जो है तैयारी कर लिया है और कितने और तैयारी करना बाकी है। इसलिए नंबर पर यह बात करता है, स्टैटिस्टिक्स हमेशा नंबर पर बात करता है कि हमने 50% तैयारी अगर कर लिया है तो 50% तैयारी करना बाकी है, अगर हमने 80% तैयारी कर लिया है तो सिर्फ 20% तैयारी करना बाकी है। तो नंबर्स का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस यहां पर होगा। चलिए आगे देखते हैं दूसरे टर्म में। इसको कह रहे हैं कि अगर देखो सिंगुलर सेंस में अगर सांख्यिकी को आप डिफाइन करोगे तो सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब है स्टैटिस्टिकल मेथड्स या फिर कह लीजिए स्टैटिस्टिकल साइंस। तो आप कह सकते हैं कि सांख्यिकी का मतलब यहां पर एक वचन में क्या है? वह सब्जेक्ट या फिर वो विषय जिसमें कि आंकड़ों का संग्रह यानी कि कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है, कलेक्शन ऑफ डेटा, प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, विश्लेषण यानी कि एनालिसिस ऑफ डेटा, एज वेल एज हम कह सकते हैं ड्रॉइंग मीनिंगफुल कंक्लूजन्स फ्रॉम द डेटा। मतलब कि हम सांख्यिकी यहां पर जो प्रयोग कर रहे हैं वो है एक वचन में, और सांख्यिकी का मतलब हुआ एक ऐसा सब्जेक्ट जिसके अंदर हम डेटा को कलेक्शन करने के बारे में, डेटा को प्रेजेंटेशन के बारे में, डेटा के एनालिसिस के बारे में स्टडी करते हैं, और साथ ही साथ आंकड़ों से अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकालने के बारे में भी बात करते हैं। यह है बातें पूरी। तो ये चैप्टर है, इसके ऊपर में हर एक चैप्टर पर बात करेंगे। वर्डिंगटन साहब कहते हैं कि देखिए जो सांख्यिकी है वो अनुमान और संभावनाओं का विज्ञान है, कि स्टैटिस्टिक्स बड़े से बड़े डेटा के ऊपर में बात करके बहुत पहले ही होने वाली घटनाओं के बारे में एस्टिमेट कर सकता है, अनुमान लगा सकता है। तो ये बात आपको क्लियर हो गया कि स्टैटिस्टिक्स इज दैट साइंस ऑफ एस्टिमेशन एंड पॉसिबिलिटीज। कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स क्या है? इज द साइंस, स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ एस्टिमेशन एंड पॉसिबिलिटीज, प्रोबेबिलिटीज, जो भी बोलो, ठीक है, संभावनाओं का विज्ञान है। पहले ही संभावना पता कर सकते हैं संख्याओं के आधार पर। क्रॉक्सटन और काउडेन कहते हैं कि देखिए भैया जो संख्यात्मक तथ्य है, जो न्यूमेरिकल फैक्ट है, जो स्टैटिस्टिकल डेटा है, वो कलेक्ट करिए, प्रेजेंट करिए, एनालाइज करिए और फाइनली कंक्लूजन निकाल दीजिए। तो वही है कि संख्यात्मक तथ्यों के संकलन, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण और निर्वचन को सांख्यिकी कहा जाता है। यानी कि ये सब सारे मेथड्स हैं सांख्यिकी का, और इन्हीं को असल में स्टैटिस्टिक्स बोला जा रहा है। फिर हम लोग कहते हैं यहां पर क्या कि द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, है ना, इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स may be collected, may be called a statistics। समझ गए होगे? अब यहां पर सिंगुलर सेंस एंड प्लूरल सेंस दोनों में हम अगर देख रहे हैं तो सिंगुलर सेंस में क्या क्या यह इसका जो है कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगा, क्या क्या फीचर्स बनेगा, क्या क्या खासियत है एक स्टैटिस्टिकल साइंस के तौर पर, क्योंकि इसमें बहुत सारे मेथड्स आएंगे, है ना। लेकिन ये दूसरी तरफ देखें तो स्टैटिस्टिक्स जो है वो डेटा के बारे में बात करता है, प्लूरल सेंस में बात करता है। तो यहां पर हुआ है प्लूरल सेंस में यानी कि बहुवचन में, और यहां पर सांख्यिकी विज्ञान कह रहे हैं तो क्या है? सिंगुलर सेंस में, जो कि पहले ही बता दिया आपको। अब दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स आता है ये सांख्यिकी विज्ञान के रूप में, यानी कि एक वचन के रूप में सांख्यिकी की क्या विशेषताएं हैं, क्या खासियत है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या फीचर्स है। तो पॉइंट नंबर 1 कि ये बहुत सारे मेथड्स के बारे में बात करता है, कि सांख्यिकी विज्ञान में ऐसी अनेकों विधियां और तकनीक हैं, है ना, बहुत सारी विधियां और तकनीक शामिल किए जाते हैं जिसके द्वारा एक अनुसंधान यानी कि एक इन्वेस्टिगेशन के विषय में हम पूरा बात
कलेक्ट करते हैं पहले डेटा कि क्या मामला है भैया, और फाइनली हम कलेक्शन से लेकर के कंक्लूजन तक यानी कि निष्कर्ष तक पहुंचने का पूरा पूरा काम करते हैं। और ये किसकी मदद से हो पाता है? तो स्टैटिस्टिक्स की मदद से। और स्टैटिस्टिक्स यहां पर किस सेंस में इस्तेमाल किया गया? सिंगुलर सेंस में। तो कह सकते हैं कि एक वचन में सांख्यिकी की यह विशेषता है कि इसमें बहुत सारी विधियों के बारे में पढ़ा जाता है जो हमें आंकड़ों को संग्रह करने से लेकर के फाइनली कंक्लूजन तक पहुंचने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो इन विधियों और तकनीकों में हमारा क्या क्या आता है? सबसे पहले एक तकनीक है डेटा कलेक्शन करना, यानी कि आंकड़ों का संकलन करना या फिर संग्रह करना। फिर उसी आंकड़े को बढ़िया तरीके से सजाना पड़ता है, अरेंज करना पड़ता है। फिर उस डेटा को हम प्रेजेंट करते हैं दुनिया के सामने ताकि हर कोई आसानी से समझ सके। और फिर हम उसकी एनालिसिस की बात करते हैं कि निकालो जो फाइनली आपको समझना है, जो एवरेज परसेंटेज निकालने हैं, कंपैरिजन करो। और फिर हम लोग ये है इसका फाइनली कंक्लूजन तक पहुंच जाते हैं और इस कंक्लूजन के बेसिस पर हम डिसीजन ले पाते हैं या फिर अपनी पॉलिसी या फिर स्ट्रैटेजी अपना पाता है। तो ये पूरा पूरा आपको समझ आ गया होगा कि स्टैटिस्टिकल साइंस जो वो इंक्लूड करता है मेनी सच मेथड्स और टेक्निक्स थ्रू विच, जिसके द्वारा द वर्क फ्रॉम कलेक्शन ऑफ डेटा टू कंक्लूजन रिगार्डिंग एनी सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च इज कंप्लीटेड। कोई भी एक विषय के ऊपर में बढ़िया से डेटा को कलेक्शन करते हैं, फिर हम फाइनली कंक्लूजन तक पहुंच जाते हैं। द मेन मेथड्स और टेक्निक इंक्लूड कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस, या फिर कह सकते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। ये 5 स्टेजेस हैं, आगे बात कर देंगे हम एक साथ में। पहला यहां पर लिखा है कलेक्शन ऑफ डेटा, दूसरा लिखा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, तीसरा लिखा है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, चौथा लिखा है एनालिसिस ऑफ डेटा और पांचवां लिखा है इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। यही 5 स्टेजेस होते हैं एक स्टैटिस्टिक्स के अंदर में, कोई भी डेटा को लेकर के फाइनली निष्कर्ष तक पहुंचने तक का। ठीक है, और ये सारी चैप्टर अलग अलग बने हुए हैं। कलेक्शन ऑफ डेटा का अलग चैप्टर है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का अलग चैप्टर है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा का अलग चैप्टर ही है पूरा पूरा। तो ये सब छोटे छोटे चैप्टर के अंदर कवर हो जाएगा सारा आगे करके। दूसरी खासियत ये होती है स्टैटिस्टिकल साइंस की। स्टैटिस्टिकल साइंस की दूसरी खासियत यह है कि ये उन्हीं विषयों और पहलुओं पर अध्ययन करता है जिसको हम संख्यात्मक रूप में रख सकते हैं, न्यूमेरिकल डेटा के तौर पर रख सकते हैं। तो कह रहा है कि इन स्टैटिस्टिकल साइंस ओनली दोज सब्जेक्ट्स और एस्पेक्ट्स आर स्टडीड एंड एनालाइज्ड विच कैन बी केप्ट, जिसको रखा जा सकता है। केप्ट मतलब रखा जाना। किस में रखा जाना? न्यूमेरिकल फॉर्म या फिर कह सकते हैं स्टैटिकल फॉर्म। नंबर्स में जिसको रख सकते हैं, ये स्टैटिस्टिक्स सिर्फ उसी की बात करेगा जिसको आप नंबर में बता सकते हैं, क्वांटिटेटिव टर्म में बता सकते हैं। ये कभी भी गुणात्मक चीजों पर ज्यादा फोकस नहीं करता। हालांकि गुणात्मक चीजों के लिए भी इसमें अब बहुत सारे मेथड आ चुके हैं मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स जब आप लोग पढ़ोगे आगे। ठीक है, तो बहुत सारी जो है वो आप कोरिलेशन के अंदर जाइए तो आपको वहां पर एक अलग ही मेथड मिल जाएगा स्पेयरमैन का, और वो समझाते हैं कि भैया देखो जो चीजों हम लोग क्वालिटेटिव जानते हैं जैसे ईमानदारी, सुंदरता, तो इनके भी कंपटीशन होते हैं ना, इनको भी रैंक करके हम लोग जो पहचान कर सकते हैं, इनकी वैल्यू, इनकी कदर समझ सकते हैं। कोई बहुत अच्छा डांस किया या नहीं किया, इनको रैंक किया जाता है, मतलब इनको भी नंबर में मेजर किया जा सकता है। चलिए आगे आते हैं। फिर कह रहे हैं क्या सांख्यिकी कला है या विज्ञान है? तो सवाल यहां से जरूर आता है ऑब्जेक्टिव में, तो बता देना कि ये स्टैटिस्टिक्स जो है ना वो आर्ट भी है, साइंस भी है। आर्ट क्यों है? क्योंकि आर्ट का मतलब होता है किसी भी प्रॉब्लम्स को आप कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब टेक्निक क्या होगी। जैसे हमारा बाल उलझा उलझा सा रहता है, बड़ा अच्छा से सजा करके, है ना, कर दिए, ये क्या है? टेक्निक है। तो कला है, यही कला है। और विज्ञान क्या होता है? विज्ञान जानने की कोशिश करता है यार इसके पीछे का कारण क्या है। हमेशा साइंस जानने की कोशिश क्या करता है? इसके पीछे का कारण क्या है, ये क्यों हुआ, समझ रहे हो? मतलब रिजल्ट और उस रिजल्ट के पीछे रीजन दोनों को फाइंड करता है, यानी कि आर रीजन एंड रिजल्ट दोनों को जो है पहचान करता है, वही साइंस है। तो हम बात करते हैं कि सांख्यिकी कला और विज्ञान दोनों है, बात खत्म। बाकी मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि सांख्यिकी में जहां एक और विभिन्न तरह की सांख्यिकी विधियों द्वारा
गणनाएं की जाती है, कैलकुलेशन किया जाता है, वहीं दूसरी तरफ इसमें अलग अलग जो है वो गणनाओं के माध्यम से हम निष्कर्षों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और उन निष्कर्षों के आधार पर हम लोग प्रैक्टिकली डिसीजन ले पाते हैं, डिसाइड कर पाते हैं चीजों को। तो स्टैटिस्टिक्स क्या है? स्टैटिस्टिक्स इज बोथ एन आर्ट एंड साइंस। व्हाइल कैलकुलेशंस are made using various statistical tools or methods. Many practical decisions are also made based on those calculations and conclusions. मतलब कोई भी हमें फाइंड आउट करना हो कंक्लूजन्स, तो हम उस कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए डेटा का ही हेल्प लेते हैं, उसमें अलग अलग मेथड्स को लगा देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए सांख्यिकीय विधियों के आधार पर पहले मांग का पूर्वानुमान कर लिया जाता है, फोरकास्टिंग कर लेता है कोई भी व्यक्ति, जो से मान लो कोई दुकानदार है या प्रोड्यूसर है, तो पहले ही पूरा डिसाइड करता है, अनुमानित तौर पर एस्टिमेट करता है कि इस बार कितना प्रोडक्ट डिमांड किया जाएगा। उसके बेसिस पर वो फिर प्रोडक्ट को निर्माण करता है या फिर अपनी दुकान पर स्टॉक करता है, और उसी बेसिस पर उसको प्रॉफिट भी होने के चांसेस रहते हैं। अब चूंकि वो फोरकास्टिंग कैसे करता है? ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस डेटा, कि पिछले साल ऐसा ही कुछ हुआ था इवेंट, तब उस समय इतना डिमांड हुआ था, इस बार इतना हो सकता है, यही एस्टिमेट करता है प्रीवियस डेटा के आधार पर, प्रीवियस रिकॉर्ड के आधार पर। तो सांख्यिकीय विधियों के आधार पर पहले हम लोग पूर्वानुमान कर लेते हैं और फिर बाद में उसके आधार पर हम उत्पादन करते हैं या फिर उत्पादन करने की योजना बनाते हैं। समझ गए? मतलब कि फर्स्ट डिमांड शुड बी फोरकास्टेड, किसको यूज करके? using by a statistical methods or tool, and then production should be planned on that basis. उसके आधार पर ही हम फिर डिसीजन लेते हैं कि हमें कितना प्रोडक्शन करना है या कितना हमें दुकान पर प्रोडक्ट ला करके स्टॉक करना है, ताकि वो पूरा पूरा बिक जाए और हमारा प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, समंक के तौर पर, यानी कि बहुवचन में सांख्यिकी विशेषता। तो किसी भी एक अकेले नंबर को हम लोग आंकड़ा नहीं कहेंगे। जैसे कि किसी भी व्यक्ति के पास मान लो 5,000 रुपये पैसा है, रामू के पास मान लो 5,000 रुपये है, तो ये भी तो नंबर है 5,000, लेकिन क्या हम इससे कोई कंक्लूजन तक पहुंच पाएंगे? नहीं। ये रहता दिया हुआ ना कि रामू की आमदनी या फिर उनके पास इतना पैसा है, इतना वो खाने पीने पर खर्च करते हैं, इतना पैसा बचा के रखते हैं, इतना इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऐसा कुछ रहता तो हम यहां पर कंपेरिजन कर सकते थे कि अच्छा टोटल आमदनी में से इतना खर्चा कर रहे हैं, इतना बचा के रख रहे हैं, इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तब कुछ कंक्लूजन बनता। लेकिन सिर्फ एक नंबर, अकेले नंबर कोई रहेगा तो हम उससे क्या ही कंक्लूजन निकालें? सो हम कह सकते हैं कि अ सिंगल नंबर कैन नॉट बी कॉल्ड अ फिगर या फिर डेटा। फिगर की जगह पर आप डेटा टर्म यूज कर सकते हैं, फिगर के स्थान पर डेटा टर्म लिख सकते हो कि कोई भी एक अकेली नंबर डेटा नहीं है। हमारे घर पर 5 लोग हैं, क्या उससे कंक्लूजन क्या निकलेगा? कुछ भी नहीं। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि हमारे घर पर 5 लोग हैं, 3 लोग शहर में रहते हैं, 2 लोग अपने गांव में रहते हैं, तो कुछ बात बनती। लेकिन सिर्फ कह रहे हैं कि 5 हमारे लोग हैं, हमारे घर पर 5 लोग हैं, 5 सदस्य हैं, तो इससे कंक्लूजन कुछ नहीं निकाला जा सकता। अगर हम कहते हैं कि हमारे घर पर 5 लोग हैं और तुम्हारे घर पर कितने हैं, तो तुमने भी बता दिया सर मेरे घर पर 10 लोग हैं। मैंने कहा भाई मेरे घर से तो तुम्हारे घर में तो डबल लोग हैं, है ना, तुम्हारे घर पर डबल पॉपुलेशन दिख रही है, तो ऐसे डबल बता दिया ना, एक निष्कर्ष निकल रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। ये असल में स्टैटिस्टिक्स होगा जहां पर कंपैरिजन की भावना आ जाएगी। ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि रामू के पास अगर कुछ पैसे हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक नंबर, अकेली नंबर, हम यहां पर स्टैटिस्टिक्स या फिर फिगर नहीं बोल सकते। दूसरा इसकी बात बता दीजिए कि समंकों में केवल उन्हीं संख्यात्मक तथ्यों को शामिल किया जाता है, सांख्यिकी में केवल उन्हीं संख्यात्मक तथ्यों को शामिल करते हैं, किसी उसी न्यूमेरिकल फैक्ट को शामिल करते हैं जो बहुत सारे कारणों से प्रभावित होता है। ठीक है, तभी तो हमें ऐसा जो सांख्यिकीय विश्लेषण की आवश्यकता पड़ती है, नहीं तो जरूरत ही नहीं पड़ता। अगर हम सरकार से कहें कि बताइए आपने टैक्स में कटौती क्यों किया, तो सरकार कहेगी देखिए हमारे देश की जो जनता है वो वस्तुएं सेवाएं नहीं खरीद पा रही थी, लोगों को महंगाई लग रहा था, तो हमने टैक्स ही कम कर दिया ताकि जनता के पास ज्यादा पैसा बचा रहे और वो वस्तु और सेवा की डिमांड को बढ़ाए। देख रहे हो कितना बोलना पड़ रहा है उनको। तो ये बात आप समझ करके चलिए कि कोई भी विश्लेषण, कोई भी एनालिसिस करते हैं तो उसका खास एक महत्व है,
और हमें जो है वो इस विश्लेषण की जरूरत ही यही है कि हम कुछ डिसाइड कर पाएं, कुछ फाइनली कंक्लूजन तक पहुंच पाएं। तो ध्यान रखिएगा, हमें सिर्फ और सिर्फ स्टैटिस्टिकल फैक्ट लेने हैं और उसके बेसिस पर हमें कंक्लूजन तक पहुंचना है, यानी कि ओनली दोज न्यूमेरिकल फैक्ट्स आर इंक्लूडेड इन द डेटा which are influenced by many reasons, because only when this happens there is a need for their statistical analysis। मतलब हमें इसकी जरूरत ही नहीं है। अगर हम स्टैटिस्टिकल फैक्ट नहीं ले रहे हैं तो फिर हमें इस मेथड्स की जरूरत ही नहीं है, ना उसमें कोई रीजन निकल पाएंगे। तो हम कौन से डेटा को लेंगे, हम उस डेटा को शामिल करते हैं, हम उसे एक्चुअल डेटा बोलते हैं जो कई सारे रीजन से अफेक्ट होते हैं, कई सारे कारणों से प्रभावित होते हैं। फाइनली लास्ट आप देखेंगे यहां पर कि समंक या फिर जो बहुवचन में हम लोग चीजें बोल रहे हैं बार बार, ये यहां पर क्या कह रहे हैं कि समंकों की शुद्धता के लिए, यानी कि डेटा की एक्यूरेसी के लिए ये जरूरी है कि उनका संकलन व्यवस्थित रूप से होना चाहिए, अर्थात आंकड़ा संकलन से पहले संकलन का उद्देश्य तय कर लेना चाहिए कि किस मकसद के साथ हम डेटा को कलेक्ट करने गए हैं। यह भी अध्ययन कर लेना चाहिए कि हमें कौन से क्षेत्र का जाकर के हमें डेटा कलेक्शन करना है। पता चला कि आप जहां तहां से उठा करके डेटा ले आए, क्या ही कंक्लूजन निकलेगा उससे? भाई किसी एक क्षेत्र में पहचान करिए कि कहां से जाकर के हमें डेटा कलेक्ट करने हैं, क्या हम उससे कंक्लूजन निकालना चाहते हैं, सबसे पहले डिसाइड कर लो, फिर डेटा कलेक्टिंग का काम करो। और फाइनली कह रहे हैं कि यहां पर संकलन की विधि भी तय कर लेना चाहिए कि हम डेटा प्राइमरी वाला कलेक्ट कर रहे हैं या सेकेंडरी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। हमें डेटा कहां से लेना है यह आपको डिसाइड करना पड़ेगा। उसके लिए कौन सा मेथड अपनाओगे, क्योंकि डेटा कलेक्शन का बहुत सारा मेथड होता है। एक होता है प्रत्यक्ष रूप से किसी सामने व्यक्ति को बैठा दिए, जिसको इंटरव्यू सेशन भी आप कह सकते हो। तो ओरल इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, सामने इंसान को बैठा करके हम पूछ रहे हैं, भाई बता तुम्हारे घर पर कितने सदस्य हैं, तुम्हारी आमदनी कितनी है, तुम्हारे बच्चे कितने हैं। इस तरीके से जब सामने सामने कन्वर्सेशन होता है, ये होता है डायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड टू कलेक्टिंग डेटा। ऐसे ही और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं। तो मेथड्स का डिसीजन लेना पड़ेगा पहले कि कौन सा मेथड लगा करके डेटा कलेक्टिंग करें। ऑब्जेक्टिव करना पड़ेगा पहले डिसाइड कि कौन से उद्देश्य को पूरा करना चाहते हैं कि डेटा कलेक्ट हो जाए। और बहुत सारी चीजें, अध्ययन का क्षेत्र भी डिसाइड करना पड़ेगा कि कहां से जाकर के हम डेटा कलेक्ट करें। ये सब सारा पहले से ही तय कर लेना चाहिए, तभी जाकर के आपको एक एक्यूरेसी ऑफ डेटा मिल पाएगा, शुद्धता मिल पाएगा डेटा में। तो टू इंश्योर एक्यूरेसी, डेटा को बहुत शुद्ध रूप में प्राप्त करने के लिए आपको यह डिसाइड करना पड़ेगा कि डेटा कलेक्शन मस्ट बी सिस्टमैटिक, बड़ा सिस्टमैटिक ढंग से हो, व्यवस्थित तरीके से हो। दिस मीन्स दैट, इसका मतलब यह है कि पर्पस ऑफ डेटा कलेक्शन, एरिया स्टडी कहां करना है और फिर हम लोग कौन सा मेथड उसमें यूज करने वाले हैं, मस्ट बी प्रोपरली डिटरमिन बिफोर डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन से पहले, जैसे कहते हैं ना कि बूझ करके बाजना, बाज करके मत बूझना, है ना, मतलब फंस गए पहले, उसके बाद सोच रहे हैं क्या लगाएंगे नहीं लगाएंगे। लास्ट यहां पर देख लीजिए, यहां पर आपके जो सवाल हैं कि समंक संकलन, यानी कि समंक मतलब होता है डेटा, समंक मतलब क्या, डेटा। डेटा संकलन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य तुलना करना होता है, यतः आंकड़े ऐसे हों जिनको तुलनात्मक रूप में रखा जा सके। मतलब एन इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटा कलेक्शन, सबसे इंपोर्टेंट डेटा कलेक्शन का सबसे खास मकसद होता है कंपैरिजन करना। ध्यान रखिएगा, सबसे इंपोर्टेंट बात कि जब तक कोई डेटा हमें कंपेरेबल ना लगे वो डेटा नहीं है, शुद्ध रूप में डेटा है ही नहीं, ठीक है ना। देयरफॉर द डेटा शुड बी सच दैट दे कैन बी कंपेयर, ताकि हम आसानी से तुलना कर सके एक दूसरे में। जैसे अगर मान लो किसी व्यक्ति को आप पूछे इनकम कितना है, दूसरे व्यक्ति से पूछ रहे हैं उसकी हाइट कितनी है, तीसरे से पूछ रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी कितनी है, तो तीनों से तो आपने अलग अलग बात पूछा, क्या ये तीनों आपस में कंपेरेबल हैं? नहीं, क्योंकि एक आप पूछ रहे हैं आमदनी, दूसरा पूछ रहे हैं हाइट, तीसरा पूछ रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी कितनी है, तो देयर शुड बी नॉट बी कंपेयर। यहां पर हम तुलना नहीं कर सकते। हम तुलना कब कर सकते थे, जब हम तीनों व्यक्ति को आमदनी ही पूछते, या फिर तीनों व्यक्ति को केवल हम उसकी हाइट पूछते, या फिर तीनों व्यक्ति को हम केवल उनकी संपत्ति पूछते, तब आपस में तुलना हो सकता था कि इसकी आमदनी इतनी है, इसकी आमदनी इतनी, इसकी आमदनी इतनी, इसका हाइट इतना, इसका हाइट इतना, इसका हाइट इतना, इसकी प्रॉपर्टी इतनी है, इसकी प्रॉपर्टी इतनी है, इसकी प्रॉपर्टी इतनी है, तब तुलना हो सकता है। तो यहां पर डेटा कलेक्शन करने का कोई मकसद ही नहीं बना फिर,
मतलब इन्हें हम समंक नहीं बोल सकते, डेटा नहीं कह सकते ऐसे में, क्योंकि आपस में कॉम्परेबल है ही नहीं। तो ये तो सिर्फ एक एरिया के लिए नंबर हो जाएगी। इनकम एक अलग नंबर है, हाइट एक अलग अलग नंबर है, प्रॉपर्टी कितनी है उसकी एक अलग नंबर है। तो ऐसे में कंपेरेबल नहीं है, तुलनात्मक नहीं है। सो कह सकते हैं इफ वी कलेक्ट डेटा ऑफ अनिल का इनकम, विवेक की हाइट और संतोष की वेल्थ, देन दिस कैन नॉट बी कलेक्टेड डेटा। मतलब इसको हम दिस कैन नॉट बी कॉल्ड डेटा बिकॉज दिस थ्री कैन नॉट बी केप्ट इन अ कॉम्परेटिव फॉर्म। कभी भी इसको तुलनात्मक रूप में हम नहीं रख सकते, इसलिए इसको डेटा नहीं कहेंगे। और फाइनली आपका पॉइंट आ चुका है लास्ट, समंकों का संकलन पूर्व निश्चित उद्देश्य के लिए होता है। पहले से डिसाइड करिए कि हमें क्या डेटा कलेक्ट करने हैं, कहां से कलेक्ट करना है, कौन सा मेथड लगाना है, सब कुछ ठीक है। और बिना ऑब्जेक्टिव के, बिना उद्देश्य के, बिना किसी उद्देश्य के अगर डेटा को कलेक्ट आपने किया है तो सिर्फ और सिर्फ संख्याओं का ढेर है, जैसे कूड़ा का ढेर हो जाता है, ठीक वैसे ही है। वो कूड़े से ज्यादा कुछ है ही नहीं, तो वो डेटा किसी काम का नहीं रहा। इसलिए पहले आप ऑब्जेक्टिव तलाश करिए कि किस उद्देश्य के साथ आप जो है वो डेटा कलेक्शन करने के लिए जा रहे थे। कोई गांव गए, विजिट किए, 10 लोगों की आमदनी पूछ लिए, क्यों भैया? क्यों? कोई उद्देश्य ये नहीं था आपका? मजाक है क्या डेटा कलेक्शन करना? केवल नहीं ना। तो हम फाइनली कुछ कंक्लूजन निकालना चाहें तब तो जाएंगे वहां पे। तो पहले वो डिसाइड करिए कि हम क्या जानना चाहते हैं, ठीक है, तब जाकर के डेटा कलेक्ट करिए। तो यहां पर वो डेटा नहीं कहा जा सकता। मतलब डेटा इज कलेक्टेड फॉर अ प्रीडिटरमिन मतलब होता है पहले से तय किए गए पर्पस के लिए, उद्देश्य, पहले से ऑब्जेक्टिव जो डिसाइड किया है उसके लिए डेटा कलेक्ट किया जाता है। अ कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स विदाउट एनी पर्पस और ऑब्जेक्टिव मे बी अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स। सिर्फ आपने नंबर का कलेक्शन किया है और कुछ नहीं, उसको डेटा नहीं बोल सकते हम, क्योंकि आपने यहां पर सिर्फ नंबर कलेक्ट क्यों किया है पता ही नहीं है आपको। जब तक आपको ऑब्जेक्टिव नहीं पता है तब तक हम उस नंबर्स को डेटा नहीं कह सकते, उसको सिर्फ और सिर्फ कूड़ा का ढेर कहेंगे, ठीक है, नंबर्स का ढेर कहेंगे। एक लास्ट स्लाइड में तुम्हारे सारे मेथड आ जाएंगे, जिसमें मैंने कहा कि आपको 5 स्टेजेस बताएंगे और इसकी ट्रिक भी बताएंगे, याद रह जाएगा। हम लोग स्टडी करने वाले इन सारे चैप्टर्स को आगे धीरे धीरे करके, जैसे कि इसको बोलते हैं स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी, मतलब सांख्यिकीय अध्ययन की अवस्थाएं। इसको आप ध्यान रखेंगे कोपाई से। कोपाई का मतलब क्या है? सी फॉर कलेक्शन ऑफ डेटा। देखो लिखा हुआ है कलेक्शन ऑफ डेटा, यानी कि आंकड़ों का संग्रह। पहले डेटा को कलेक्ट किया जाता है, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, सब आगे पढ़ेंगे। कलेक्शन करने का ये पहला स्टेज हो गया, है ना, डेटा कलेक्शन, सी फॉर कलेक्शन ऑफ डेटा। दूसरा सेकेंड स्टेज क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ऑर्गेनाइजेशन मतलब व्यवस्थित करना है। अब डेटा को अरेंज करना पड़ेगा, डेटा को क्लासिफाई करना पड़ेगा, है ना। जैसे देश की पूरा पॉपुलेशन जो है हमारा, कुछ जो है वो फीमेल है, कुछ मेल हैं, मतलब कुछ महिलाएं हैं, कुछ पुरुष हैं, ऐसे कैटेगराइज करना पड़ेगा। महिलाओं में से कितने पढ़ी लिखी हैं उसको अलग करना पड़ेगा, कितने नहीं पढ़ी लिखी हैं उसको अलग करना पड़ेगा। देश में ऐसे ही डेटा को कलेक्ट किया जाता है, पॉपुलेशन को, या सेंसस कंडक्ट किए जाते हैं। थर्ड स्टेज होता है आपका प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, यानी कि आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। और फोर्थ स्टेज क्या है आपका? एनालिसिस ऑफ डेटा, जहां पर हम अलग अलग तरीके के वहां पर कंक्लूजन निकालने के लिए पहले पूरा कैलकुलेशन करते हैं। जैसे मीन, मीडियन, मोड, इसके ऊपर भी एक अलग चैप्टर है जिसको कहते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। हालांकि केवल वही नहीं, उसके बाद वाला चैप्टर जिसमें हम करते हैं परिक्षेपण की माप, यानी कि मेजर ऑफ डिस्पर्सन। इस तरह के जो टॉपिक्स आप आगे पढ़ेंगे वो सब का सब विश्लेषण वाला ही टॉपिक है। चाहे तो आप सहसंबंध की बात करें, कोरिलेशन की बात करें, वो भी इसी का टॉपिक है। और पांचवा स्टेज हमारा आ जाता है इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, यानी कि यही हमारा है आंकड़ों का निर्वचन, यानी कि लास्ट स्टेज यही है। तो सांख्यिकीय अध्ययन की 5 अवस्थाएं होती है। सी फॉर कलेक्शन ऑफ डेटा, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, पी फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ए फॉर एनालिसिस ऑफ डेटा, और आई फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। तो आप इसको कैसे ध्यान रखेंगे? कोपाई, बिल्कुल सिस्टमैटिक ध्यान रखा, आगे पीछे नहीं। तो इस तरीके से आपका ये हो चुका है समाप्त। अब एमसीक्यूज यहां पर देख लेते हैं 4 कि वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक जो हो लेखा किसने, यानी कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक वेल्थ ऑफ नेशन, इस किताब के रचनाकार कौन है? तो सही इसका जवाब हो जाएगा एडम स्मिथ हैं। एडम स्मिथ वही जिनको हम अर्थशास्त्र का जनक या फिर फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं, या फिर अर्थशास्त्र का पितामह कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन,
प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स एक दूसरी किताब है जो कि 1890 में प्रकाशित हुआ था। तो प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स के ऑथर कौन है ना, हु इज द ऑथर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स के रचनाकार कौन है, लेखक कौन है, तो इनका सही नाम है अल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, पूरा पूरा नाम अल्फ्रेड मार्शल। लिखा कब गया है किताब को, 1890 में। तीसरा सवाल है, किसने कहा अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, यानी कि हु सेड, किसने बोला, किसने कहा इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, किन्होंने बोला था, तो अल्फ्रेड मार्शल साहब ने कहा कि देखिए अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। अर्थशास्त्र क्या है, मानव कल्याण का विज्ञान है, मानव की भलाई का विज्ञान है। चौथा क्वेश्चन कि निम्न में से किसने अर्थशास्त्र की विकास जनित परिभाषा को पेश किया है, यानी कि हु अमंग द फॉलोइंग प्रेजेंटेड द डेवलपमेंट ओरिएंटेड डेफिनेशन इन इकोनॉमिक्स या फिर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो आप बोल सकते हो पॉल एंटोनोमी सैमुअल्सन ने जो वो डेवलपमेंट ओरिएंटेड डेफिनेशन दिया था। तो ऑप्शन सही हो जाएगा बी आपका, कही बी आपका सही हो गया। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि जो अपना परिचय वाला चैप्टर है, ठीक है, इसमें आप बोल दो इंट्रोडक्शन आपका ये हो चुका है पार्ट 1, और पार्ट 1 के अंदर हम लोग पूरी बात लगभग ये सीखे कि असल में हमारी इकोनॉमिक्स क्या है, अर्थशास्त्र क्या है ना, और अर्थशास्त्र के साथ साथ में हमने ये भी देख लिया कि हमारा सांख्यिकी क्या है, सांख्यिकी किन किन अर्थों में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके हमें जो है दो अर्थ नजर आए, एक तो हम लोगों ने पढ़ लिया है एक वचन में, और दूसरा पढ़ लिया है बहुवचन में। इसको बोल दीजिए आप सिंगुलर सेंस, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका प्लूरल सेंस। ठीक है, इस प्रकार से आपके पूरे ये डेटा शेट हो जाएंगे। चूंकि मैं हर जगह पर हिंदी इंग्लिश नहीं लिखूंगा, पहले मैं लिख चुका हूं सारी बातें। ठीक है, तो ये पूरा रहेगा आपके पास समरी के तौर पर। होमवर्क आपको फिलहाल एक ही चीज करने हैं, और वो करना है ये, सबसे पहले तो आप सांख्यिकी का परिभाषा लिख लीजिए। सांख्यिकी क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। प्रमुख विशेषताएं लिखिए, ये रहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। ठीक है, चलिए आज की सेशन में आपको हम पूरा कंप्लीट करवा चुके हैं पहला पार्ट। मिलते फिर से हम लोग इसी प्रकार से अगली अपडेट के साथ। आज रखेंगे इतना ही, बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय कॉमर्स।